बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं और दुआ करते हैं ये सुबह आपकी बहुत अच्छी हो। और जब भी सुबह उठें तो लाजमी अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें कि अल्लाह ताला ने आपको हज़ार नेमतों और रहमतों से नवाजा हुआ है। और इसके साथ साथ जो है हम लोग जो इर्द गिर्द देखते हैं एक पॉजिटिव वाइब जो होनी ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में, जो कि हम देखते हैं कि हमारे यहाँ नेगेटिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इस नेगेटिविटी को तभी कम किया जा सकता है जब हम खुद पॉजिटिव सोचना शुरू कर देंगे, जब हम लोगों के लिए पॉजिटिव सोचा करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि हमारे मुआशरे में ये चीज़ है कि हम दूसरों को जज करना शुरू कर देते हैं और उससे क्या होता है, नेगेटिविटी फिर इसी तरीके से फैलती है। जब आप किसी के बारे में अच्छा सोचेंगे, अच्छा बोलेंगे, तो डेफिनेटली उसके असरात भी होते हैं। और इसी के साथ अगर हम मौसम की बात कर लें तो मौसम जो है वो मुल्तान का बड़ा ही खुशगवार हुआ है, बहुत खूबसूरत मौसम हुआ है। आज का मैं अगर बात करूं, आज की जो सुबह थी, यकीन करें सुबह जब मैं शो के लिए आ रही थी, जाहिर सी बात है आपके साथ मिलना भी ज़रूरी होता है, आपको एंटरटेन करना भी ज़रूरी होता है और उसके साथ साथ सुबह उठना भी जो है ना वो ऐसा लग रहा होता है बड़ा अजाब सा है। लेकिन जाहिर सी बात है जो सुबह उठने की आदत है वो होती वैसे बहुत अच्छी है। आप सुबह सुबह जब ग्रीनरी को देखते हैं ना वो बड़ी आपको अट्रैक्ट करती है, बड़ी खूबसूरत लगती है और आंखों को जो स्पेशली ठंडक महसूस होती है जब इस तरह का वेदर हो कि बादल छाए हुए हो और ठंडी ठंडी हल्की हल्की जो है वो बारिश भी हो और हवा भी चल रही हो। तो ऐसा खूबसूरत मौसम एंजॉय भी करना चाहिए और इसी के साथ जो है अपने दिन को भी, अपने अपने काम को भी एंजॉय करना चाहिए। अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी हमारी रूही की रिपोर्टर सुहीरा तारिक। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सुहीरा? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल। मौसम को एंजॉय कर रही हैं आप? बहुत ज्यादा दिल खुश हो गया। कल रात तो पता है सर्दी लगने लग गई थी मुझे। अच्छा, रात मेरा भी यही हाल था ऐसे वैसे। अच्छा, समझ नहीं आ रही मौसम क्योंकि चेंज हो रहा है ना, तो क्या ब्लैंकेट हम वापस रख दें या फिर ब्लैंकेट अपने बेड के ऊपर रखें? तो अभी यही सूरत हाल जो है वो जारी है, कश्मकश कि क्या करना चाहिए, कंफ्यूज है। अच्छा देखें, इस मई है, पीक की गर्मी है और पिछले हफ्ते आप देखें कितनी ज्यादा गर्मी पड़ी है। 45 डिग्री तक जो है वो टेम्परेचर हमारा चला गया था। लेकिन एक तो वो तूफानी बारिश ने जो खैर उसकी वजह से तो काफी नुकसान भी हुआ है, लेकिन वेदर बहुत अच्छा हो गया। ऐसे लग रहा है गर्मी का जोर टूट गया है, दोबारा सर्दी वापस आ गई है। अच्छा, वैसे ऐसे क्योंकि क्लाइमेट चेंज हुआ है तो कभी ऐसा वैसे हमने कभी देखा नहीं था कि मई जून जुलाई आपका जो 3 महीने होते हैं वो बड़े गर्मी वाले होते हैं। अगर हम मुल्तान की गर्मी की बात करें तो वो बहुत ही मशहूर गर्मी जानी जाती है। आसमा, ऐसा है कि हर चीज अब जो है ना अनप्रिडिक्टेबल हो गई है। ऐसे ही है, हमें नहीं पता होता। हमारे मुल्तान के लोगों के दिमाग में यही था कि अब तो गर्मी मजीद बढ़नी है, अभी जो हाल है तो आगे तो और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। और वेदर डिपार्टमेंट की जानिब से भी यही प्रेडिक्शंस जो है वो आ रही थी कि वेदर गर्म ही रहेगा। आपने देखा है फिर कितनी ज्यादा बारिश हुई है। एक तरफ धूप थी दिन में और शाम में बारिश शुरू हो गई है और इस तरह से। और स्पेशली कल रात बड़ा ही खूबसूरत मौसम था। आंधी उसको नहीं कह सकते, उसको तेज हवा कह सकते हैं, क्योंकि जो मैं तो खुद जो है ना इतनी मुझे पसंद है ना हवा तेज कि मैं खुद बाहर बालकनी में बैठ गई हूँ। आधा घंटा सिर्फ मैं बैठी हूँ, तो मोड़ नहीं गई ध्यान से बैठी हवा थी। मैं खुद कल जो है वो फ्रेंड से मिलने गई थी तो वहाँ पे अचानक ही जो है वो आंधी आ गई। तो मैंने ऐसे कहा कि अच्छा यार मैं घर चलती हूँ, क्योंकि बारिश का ऐसा मौसम हो तो जाहिर सी बात आपको नहीं पता चलता, क्योंकि जिस तरह 11 बारी हुई, ओले भी बरस रहे हैं। तो मैंने कहा यार मुझे घर फौरन पहुंचना है, तो मुझे कहती बाहर नहीं निकलना है, ऐसा तो मुड़ जाओ। अच्छा, थी आधा घंटा सिर्फ मैं बैठी हूँ उस ठंडी हवा में तो मैं कांपने लग गई। मुझे लगा कि मुझे जर्सी पहननी पड़ेगी। कई लोगों ने जर्सी कहीं निकाल तो नहीं ली। अच्छा, और फिर लोड शेडिंग तो हमारा एक मसला है। जब मौसम अच्छा हो तो कल तो लोड शेडिंग से भी कोई फर्क नहीं ना पड़ रहा था, क्योंकि हवा बहुत ज्यादा थी, बहुत अच्छी हवा थी। फिर कई इलाकों में सुबह में बारिश भी हुई है हल्की हल्की। अभी आप सुबह भी देखें, आपने भी आते हुए देखा होगा कि बड़ा खूबसूरत एक जो सीनरीज हम देख रहे होते हैं ना वो बना हुआ है आज हमारा मुल्तान। वैसे मरी वाला आपको वैसी फीलिंग आ रही है कि आप मरी में फिर रहे हैं। लेकिन अच्छा, मुल्तान भी कभी कभी जब बारिश हो जाए ना तो वैसे रोड्स की हालात तो हम देखें तो अल्लाह माफी दे, लेकिन अगर हम
ग्रीनरी को देखते तो ऐसे उजला उजला जरा मुल्तान नजर आता है। यार वो एक शेर बड़ा मशहूर नहीं हुआ हुआ कि तुम जो कहते हो कि सारी दुनिया देख ली तुमने, क्या तुमने कभी बारिश में मुल्तान देखा है? हाँ हाँ हाँ, क्या बात है। तो ये मुल्तान की अपनी खूबसूरती है यार, अपने हमारे है, शहर की बड़ी चीजें यहाँ पर अगर हम देखें तो खूबसूरत हैं। तो जब बारिश यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं ना। आप जैसे जैसे बड़े शहरों में जाते हैं तो वहाँ पे आप देखते हैं कि अपनाइयत एक और लोगों का आपस में घुलना मिलना वो चीज़ थोड़ी कम होती जाती है। लेकिन हमारे मुल्तान के लोग अभी भी रिवायती शहर भी है तो यहाँ के लोग भी अभी रिवायती हैं, मिलनसार हैं। बिल्कुल ये चीज़ है यहाँ पे। अच्छा, क्योंकि अभी सुहिरा ट्रिप पे भी से होके आई है तो कुछ इसके ट्रिप के हवाले से भी जानते कैसा रहा। वैसे सैर व तफरीह भी वैसे बहुत ज्यादा जरूरी है, मैं समझती हूँ इंसान की, जिस तरह का हमारा माहौल चल रहा है ना, तो उसमें भी आपका ये होता है कि आपको इंसान को जो है थोड़ा मेंटली रिलैक्सेशन जो है वो बड़ी जरूरत है। काम की रूटीन एक चल रही होती है और उससे थोड़ा सा हट के आपको कहते हैं थोड़ी ब्रेक होनी चाहिए। ब्रेक मैं तो खुद प्लान कर रही थी, तकरीबन 2 महीने से मेरा था कि कहीं जाना है और कुछ दिन जो है ना वो थोड़े अच्छे गुजारने हैं, क्योंकि यहाँ डेली रूटीन बहुत अच्छे गुजर गए। डेली रूटीन में देखें, मैं अपनी भी बात करूँ, अगर दीगर भी वर्किंग जो लोग हैं उनकी भी बात करूँ, हमें छुट्टी मिलना थोड़ा जाहिर है मुश्किल हो जाता है क्योंकि हम लोगों की फील्ड भी थोड़ी ऐसी है, बिल्कुल ऐसी लेकिन उसमें यह है कि आप अपना जो आपका ऑफ है उसको आप अच्छे से एंजॉय करें, कोई फ्रेंड्स के साथ प्लान कर लें। आपको खुशी के मौके जो है ना खुद ढूंढने पड़ते हैं। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, फरीदा हैं हमारे साथ। हाँ जी, मैं FM रेडियो ब्रॉडकास्टर। तो अच्छा, मुझे बहुत खुशी होती है जब खवातीन इस तरह माशाल्लाह आती हैं और बात करती। और सुहेरा तो माशाल्लाह इसकी रिपोर्टिंग तो क्या बात है, मैंने इस लड़की को मैंने अक्सर देखा है, बहुत दिल से ये काम करती है और आप माशाल्लाह बहुत अच्छा मॉर्निंग शो करती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। दोनों ही नाइस पर्सनैलिटी, मैंने सुबह सुबह आप दोनों को देखा, मेरा दिल खुश हो गया। अरे वाह वाह, आपकी सुबह की आपकी कॉल आ गई तो हमारी भी सुबह अच्छी होगी। अरे जीती रहे, सलामत रहे, अल्लाह पाक आपको और भी तरक्की दे और ऐसी हंसी मुस्कुराती रहे जी। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच। ये आपका प्यार है, आप इस तरह अप्रिशिएट करते हैं और ये यूं समझ लें हमारे लिए जो है ना वो एक एनर्जी साबित होती है, इस तरह की अप्रिसिएशन। बहुत शुक्रिया जी कॉल करने का। अच्छा, मैं भी इनको थैंक यू कह दूंगी, इन्होंने इतने प्यारे अल्फाज हमारे लिए बोले हैं तो बहुत शुक्रिया। इस तरह देखिए एक दूसरे को मेरे ख्याल से अप्रिशिएट करना चाहिए और स्पेशली खवातीन को आपस में भी, क्योंकि एक दूसरे की हम सपोर्ट जब बनेंगे ना तो हम एक अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं अपने अपने डिपार्टमेंट। अच्छा, बाज लोगों का जब खवातीन इकट्ठी हो जाए या लड़कियां इकट्ठी हो जाए तो कुछ लोगों को शायद वो भी अच्छा नहीं लगता। ये मुझे समझ आ गई आप क्यों कह रही हैं। वो भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसे तासुरात छोड़ जाते हैं कि अच्छा, क्योंकि आसमा खवातीन को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करना थोड़ा टफ भी होता है, क्योंकि हर किसी की अपनी एक सोच होती है, अपना एक कंफर्ट जोन होता है, ठीक है। तो अच्छा, हमारे जो खासतौर पे मर्द हजरात है ना, अगर वो सुन रहे हैं उनको बुरा तो लगेगा, लेकिन उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है कि यार ये इतनी सारी लड़कियां इकट्ठी बैठी हैं, इतनी इनकी दोस्ती। अच्छा, वो एक चीज बनी हुई ना शायद लोगों के दिमाग में कि शायद सब लड़कियां जो है ना वो एक जगह पे इकट्ठी नहीं हो सकती, तो लेकिन होता है, हो सकती हैं। जो एक गर्ल्स गैंग है ना, बिल्कुल, वो कहीं ना कहीं इकट्ठा हो जाता है। अच्छा जी, स्टोरीज की तरफ आते हैं। ये बातें तो हमारी चलती रहेंगी सुहिरा के साथ और थोड़ी सी इस हवाले से बात कर लेते हैं क्योंकि ये बीट एजुकेशन से रिलेटेड है। तो मुल्तान के स्कूलों में प्रैक्टिकल इम्तिहानात की तैयारी का सिलसिला जो है वो इस टाइम बिल्कुल नाकिस है। तलबा के हवाले से बात कर लें तो उनको अमली इम्तिहान की तैयारी ना करवाने की जो वजह है वो क्या है? बिल्कुल ऐसे ही है, हमारे स्कूलों के हालात जो हैं वो सबके सामने ही हैं। बेशक स्कूल्स की बिल्डिंग्स को तो अपग्रेड कर दिया गया है, वहाँ पर नया स्टाफ भी रखा गया है, नए कोर्सेज़ का इजरा भी किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हम अभी भी अपने पुराने जो तालीमी हमारा रिवायती अंदाज़ है ना, वहीं पर कहीं ना कहीं अभी भी मौजूद हैं। हमारे ख़ास तौर पे जो साउथ पंजाब का जो हमारा इलाका है ना, यहाँ पर तालीमी निज़ाम अभी भी वही 20-30 साल पुराना जो चलता आ रहा है वही है। जिस दौर से मैं गुजरी थी, जिस टाइम पे मैंने प्रैक्टिकल और थ्योरी एग्जाम की तैयारी की थी मैट्रिक में, आज का बच्चा भी वही पढ़ रहा है, जिसको काफ़ी साल गुजर चुके हैं इस चीज़ को। तो ये देख के बड़ा अफसोस होता है। उसमें हो अब ये रहा है कि स्टूडेंट्स ने, एक तो कोविड के बाद थोड़े बच्चे प्रैक्टिकल चीज़ों की तरफ से उनका ध्यान हट गया, जो थोड़ा गेन किया था उन्होंने। अब हमारे स्कूलों में इशू ये आ रहा है कि
साइंस थ्योरी पढ़ाने वाले टीचर्स बहुत हैं जो आपको अच्छे से सिखा सकते हैं कि आपने रट्टा किस तरह से लगाना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को याद कैसे करना है, पेपर में क्या लिखना है। लेकिन जो बुक्स में प्रैक्टिकल तौर पे लिखा गया है, उनको कहते हैं जैसे डायग्राम्स हो गई, जो भी चीज़ें हैं वो बच्चों को ना तो ड्रॉ करनी सिखाई जाती हैं, ना ही वो तजर्बात उनको सिखाए जाते हैं जो साइंसदानों ने किताबों के अंदर चीज़ें लिखी हुई हैं। बच्चों को सिर्फ केमिकल्स के प्रोडक्ट्स के नाम याद होते हैं, लेकिन उनको यूज़ लैब्स में कैसे करना है, उनका फ़ायदा क्या होगा, इस हवाले से स्टूडेंट्स को कुछ भी नहीं पता होता। उसकी मेन वजह ये आ रही है, डिफरेंट जब मैं स्कूलों में गई हूँ उनसे मैंने जब इसके बारे में बात की है, उनका ये कहना है कि हमारे पास जो टीचर्स हायर किए गए हैं वो थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए हायर किए गए हैं। उन्हीं को फोर्स किया जाता है कि आप प्रैक्टिकल चीज़ें भी बच्चों को सिखाएं। तो अब वो ये कहते हैं कि जब हमने खुद कभी प्रैक्टिकल नहीं किया है लैब्स में जाके, तो हम स्टूडेंट्स को कैसे सिखा सकते हैं। ठीक है, ये बात आ गई। अब वो लैब्स उनके लिए बनी हुई हैं, चंद एक बड़े स्कूल हैं जहाँ पर साइंस लैब्स बनाई हुई हैं, फिजिक्स लैब है, बायो लैब है, आईटी लैब है, स्पेशली जो कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट है वो तो आप रट के उसमें आगे जा ही नहीं ना सकते कंप्यूटर जब तक आप यूज़ नहीं करेंगे। स्कूलों में इस वक्त शदीद कमी है, जो आईटी सिखाने के लिए जो टीचर्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा कमी है। वो कई सालों से नई भर्तियां नहीं की गई। जो हमारे पुराने टीचर्स हैं उनके लिए पढ़ाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। या तो उन्हीं की कोई ट्रेनिंग ऐसी की जाए कि उनको प्रैक्टिकल के हवाले से ट्रेनिंग दी जाए उनमें से टीचर्स को मुंतखब करके, या फिर नए जो आजकल हमारी नई यूथ आ रही है उसको हायर किया जाए एजुकेशन डिपार्टमेंट में, ताकि वो अपना इल्म आगे बच्चों में ट्रांसफ़र कर सकें। अभी भी मैट्रिक के जो इम्तिहानात हैं आसमा वो चल रहे हैं, प्रैक्टिकल इम्तिहानात, और बच्चे उन्होंने क्या किया हुआ है, एक कॉपियाँ ले ली हैं, कॉपियाँ किसी सीनियर की मदद से तैयार कर ली, उन्होंने देख के बना ली चीज़ें। अब जो बंदा निगरान वहाँ पे खड़ा है उसने कहना है कि आप प्रैक्टिकल करके दिखाएं इनको चीज़ों को, हमें करके दिखाएं। लेकिन जब बच्चे ने स्कूल में कुछ पढ़ा ही नहीं है तो वो वहाँ पे क्या प्रैक्टिकल देगा। इतना ज़्यादा बच्चों के अंदर डर और खौफ बैठ गया है प्रैक्टिकल को लेके कि वो वहाँ पर अगर उन्होंने कुछ याद किया हुआ है, कुछ आता भी है, तो वो चूंकि उन्होंने कभी प्रैक्टिस नहीं की है तो वो भूल जाते हैं। ठीक है, इसकी वजह से, और प्रैक्टिकल के अच्छे खासे मार्क्स होते हैं, मैट्रिक में भी, इंटर में भी प्रैक्टिकल के अच्छे खासे मार्क्स हैं। अगर आपकी कॉपी बनी हुई है, उसने निगरान ने कॉपी तो साइड पे रख देनी है जब आप कुछ उसको शो नहीं कर सकेंगे, आपको नहीं आता। तो इसमें हमारे स्टूडेंट्स का तो मैं समझती हूँ इसमें बिल्कुल भी कोई कसूर नहीं है, क्योंकि देखिए ना हमारे पास यहाँ पर कोई ऐसे मौके नहीं है, कोई इस तरह की लैब्स नहीं बनी हुई जहाँ पर वो स्पेसिफिकली जाके काम कर सकें। नॉलेज उनके पास बहुत है, टैलेंट उनके पास बहुत है, लेकिन कोई प्लेटफॉर्म नहीं है उनके पास। अच्छा, ये इस हवाले से तो हम हमेशा अपने शो में बात करते भी रहते हैं, हमारे पास एजुकेशनिस्ट भी आते हैं। अच्छा, फिर हम सिस्टम के ऊपर बात करें तो सिस्टम से तो कोई सेटिस्फाई आपको नज़र ही नहीं आता। फिर जो हमारे स्पेशली बच्चे हैं वो हमेशा आपको कंफ्यूज ही नजर आएंगे कि आखिर उन्होंने करना क्या है। स्टूडेंट पास आउट हो जाते हैं, मास्टर्स लेवल तक पढ़ने के बाद भी स्टूडेंट को या यंगस्टर को ये नहीं पता होता कि मेरी फील्ड क्या है, मेरा इंटरेस्ट लेवल क्या है, मैंने कहाँ जाके अपना जो मैंने इतने साल किताबें याद की हैं उसको सर्व कहाँ पे करना है। तो मेरे ख्याल से फिर इस तरह की डिग्रीज देने का कोई फ़ायदा रह नहीं जाता। ठीक है ना, जब आप स्टूडेंट्स को एक रिवायती अंदाज में सिर्फ आप उनको ये बता रहे हैं कि आपने सेमेस्टर में इतने नंबर ले लेने हैं, आपने इतनी परसेंटेज ले लेनी है, लेकिन भाई वो पढ़ क्यों रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट है, हमारा केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट है, हमारा मैथ का डिपार्टमेंट है, इंग्लिश है, मैथ मीडिया की अगर हम अपने इस रिलेटेड फील्ड की ही बात करें जिस पे मैं ज़्यादा अच्छे से बता सकती हूँ कि वहाँ पर हमारे पास एक तो FM मास मीडिया में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और उसके साथ साथ रेडियो आ जाता है या सोशल मीडिया आ जाता है। सोशल मीडिया पे तो हर किसी की खैर एक्सेस इस वक्त मौजूद है, मोबाइल आपके हाथ में है तो आपकी पूरी एक दुनिया आपके हाथ में है, आप उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें तो आप घर बैठे ही चीज़ें सीख सकते हैं। लेकिन हमारे डिपार्टमेंट्स में क्या हो रहा है कि जी FM रेडियो मौजूद है, वहाँ पर रेडियो स्टूडियो मौजूद है, TV स्टूडियो मौजूद है, डॉक्यूमेंट्रीज बनाने के लिए, कैमरा वर्क के लिए, एडिटिंग के लिए चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन हमारे पास वहाँ पर एक तो फैकल्टी ठीक है वो सूटेबल नहीं है उस चीज़ के लिए, और एक फिर स्टूडेंट के अंदर जो अपनी एक अर्ज होती है कि उन्होंने चीज़ों को सीखना है उसको उन ट्रैक पर लाया नहीं जाता, उनको उसी दौड़ में लगा दिया जाता है कि आपने GP कितनी लेनी है, आपने टॉप किस तरह से करना है। अब जब उस बच्चे का कहीं पर आप टेस्ट ले लें तो उसको चीज़ें नहीं पता होती हैं।
सिंपल जो हमारी बेसिक चीज़ें हैं वो भी स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी लेवल पर नहीं पता होती। यही आप कायदे आज़म यूनिवर्सिटी चले जाएं इस्लामाबाद, वहाँ पर टोटली काम जो है वो प्रैक्टिकल हो रहा है। IR के स्टूडेंट्स हैं, हमारे मैथ्स कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स हैं, वो इस वक्त बैठे हुए अपनी जो ड्यूरिंग स्टडीज़ है इंटरनेशनल लेवल पर रिसर्च कर रहे हैं, और हमारे स्टूडेंट्स कहाँ पर मौजूद हैं। ये सोचने वाली बात है। आप देखिए हमारी अब दिन ब दिन जो है टेक्नोलॉजी में आपकी जो है वो इजाफा हो रहा है, जिद्दत हो रही है, नई नई चीज़ें अब यहाँ। लेकिन हमारे यहाँ अच्छा ये भी नहीं हम कह सकते, टेक्नोलॉजी के हवाले से हमारे स्टूडेंट्स माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट भी हैं, लेकिन आज तक मैंने देखा है उन स्टूडेंट्स को कभी भी वो प्लेटफॉर्म मुहैया नहीं किया गया। बिल्कुल हमारे यहाँ देखें तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बनाई जो कि अगर उनके ऊपर प्रॉपर काम किया जाता तो वो शायद मुल्क की तरक्की में एक मददगार साबित होते। लेकिन क्या बात आ जाती है कि ऐसे लोगों को पीछे धकेल दिया जाता है और उनके टैलेंट जो है, जो उनकी चीज़ें हैं, उनको भी प्रमोट नहीं किया जाता। तो फिर ऐसे लोग बड़े डिसहार्ट होते हैं। और फिर हम कहते हैं जी हमारी 19 इस टाइम जो है, मैं एक बात करूं, अभी मैं कल की बात देख रही थी सुइरा, 97% लोग जो हैं वो यहाँ से मूव करके गए, हमारी यूथ स्पेशली। और फिर अभी जो रिसेंटली कुछ ममालिक ने जो है वो वीज़ा आसानी की है उसमें, तो उसमें लोगों की लाइनें लग गई हैं। तो मतलब ये हालात हैं कि यहाँ से हमारा अगर यूथ यहाँ से हमारा टैलेंट यहाँ से चला जाएगा और तो फिर हम यहाँ पर कौन सर्व करेगा। हाँ देखिए ना, आई थिंक इसमें हमारे जो भी मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स हैं, मुतल्लिका जो भी हमारे हुकाम हैं, उनको इस बारे में सोचना चाहिए कि देखें कुछ स्टूडेंट्स के लिए बाहर अप्लाई करना और वहाँ जाकर रहना इजी नहीं होता, हर किसी के लिए एक्सेस में नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद वो इतनी कोशिश कर रहे हैं। आखिर क्यों? आपका अपना मुल्क है, यहाँ पर आपके पास बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बड़े बड़े इदारे मौजूद हैं, तो स्टूडेंट्स को, यूथ को प्लेटफॉर्म क्यों मुहैया नहीं किया जा रहा, उनको आगे बढ़ने का मौका क्यों नहीं दिया जा रहा। बहुत जगहों पे ऐसे होता है कि वो एक उस पर क्रॉस लगा देते हैं कि ये फ्रेशर है तो हम कोई रिस्क नहीं ले सकते इसको रख के, तो वो बच्चा बिल्कुल डिसहार्ट हो जाता है। किसी ने कहीं ना कहीं फर्स्ट तो अपना देना है ना, फर्स्ट इंप्रेशन तो देना है, आप उसको मौका देना। हमें सिर्फ पढ़ाया तो गया, रट्टा सिस्टम हमारा, हमें स्किल्स की तरफ हमारी कैरियर काउंसलिंग आज तक नहीं हो सकी, खत्म हो गई है। एक्चुअली हमने कहीं जाना भी है। और आसमा देखिए, आपने जो बात की कि बाहर के वीजे कुछ मुल्कों के इजीली मिल रहे हैं और हमारे अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग वहां जाकर जिस लेवल का उन्होंने पढ़ा है वो उस लेवल की जॉब्स नहीं वहां पर कर रहे, उस तरह से वो सर्व नहीं कर रहे अपना नॉलेज। उनको बहुत छोटे लेवल पर पहले वहां से स्टेप लेना पड़ता है और हमारी डिग्रीज की तो वहां पर उस तरह से वैल्यू समझी भी नहीं जाती है। तो ये इस तरह से तो, और अगर वहां पर कोई जाकर सर्व कर भी रहा है तो वो फायदा तो इंटरनेशनल सतह पर हो रहा है ना, उससे हमारे अपने कंट्री को, हमारे अपने बंदे का तो कोई फायदा पहुंच नहीं सकता। इस चीज पर सोचने की बहुत जरूरत है। वो कहते हैं हमारी मुल्क के जो लीडरान हैं वो पहले इक़्तिदार के चक्करों से तो बाहर निकले, फिर वो आवाम के बारे में सोचेंगे कि यहाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। अवामी सतह पर तो देखें तो हमारे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिसको आज तक हम झेल रहे हैं और आज तक वो मामलात हल नहीं हो सके। अच्छा, इसके साथ साथ हम बात कर लेते हैं, सेक्रेटरी हायर एजुकेशन की मुल्तान आमद है, उसके हवाले से बताइएगा, और पब्लिक कॉलेजेस में जो जदीद BS प्रोग्राम शुरू ना होने पर अफसरान के हवाले से बताएं कि उनकी क्या कोताहियां हैं। ठीक है, सेक्रेटरी हायर एजुकेशन का बता दें जावेद अख्तर महमूद साहब हैं, जो कि पहले किसी दौर में मुल्तान के कमिश्नर भी रह चुके हैं। उनका स्टडीज़ के ऊपर और स्टूडेंट्स की ग्रूमिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है। अभी गुज़िश्ता महीने ही मैंने उनकी एक कॉन्फ्रेंस भी अटेंड की थी जिसमें वो जो है ना, उनका बहुत ज़्यादा फोकस है कि जी स्टूडेंट्स हमारे, उनको किताबों तक महदूद ना किया जाए। अगेन जो हम बात कर रहे थे कि आप देखिए हमारे पास मोबाइल फ़ोन मौजूद है, उसी के अंदर आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। आप यहाँ बैठ के पूरी दुनिया अपने मोबाइल पे घूम सकते हैं, देख सकते हैं कि दूसरी दुनिया के कोने में क्या किया जा रहा है। अब हो क्या रहा है कि यहाँ पर हमारे वही, मैं कहूँगी कि घिसे पिटे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, बायो, उर्दू, इस्लामियात, माशरती इल्म, ठीक है, जिसमें स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट नहीं है। आज के स्टूडेंट को सिर्फ इंटरेस्ट है टेक्नोलॉजी में, क्योंकि दुनिया टेक्नोलॉजी में बहुत आगे जा रही है। आप देखें AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या कुछ नहीं हो रहा उससे। किसी मॉल में आप चले जाएं बाहर, आपको तो अब जापान
कैशियर की और उसकी भी, सेल्स गर्ल और बॉय की भी ज़रूरत नहीं है। आप अपना सामान खरीदें और एआई के ज़रिए वो सारा काम करके बाहर चले जाएं। तो भाई हमारे यहाँ पर क्या है, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली अगर कोई टेक्नोलॉजी आ भी जाती है तो उसका इस्तेमाल ही बहुत कम है, या उसका इस्तेमाल ही लो लेवल पर हो रहा है। वो क्या कहते हैं ना कि हम लोग जो है ना वो क्रिएटर्स नहीं हैं, हम एडॉप्टर्स बन चुके हैं। और एडॉप्टर्स भी बहुत ही लास्ट वाले एडॉप्टर्स। जब पूरी दुनिया में एक चीज लॉन्च हो जाती है तो यहाँ पर हमारे यहाँ बहुत एंड में पाकिस्तान में एंड में आती है, सबसे एंड में पहुंचती है। तब हम उसको बड़ा खुश हो रहे थे यार हमारे पाकिस्तान में भी ये चीज आ गई है, और उसको यूज भी हमें नहीं करना आ रहा होता। तो उसकी वजह यही है कि हमारे पास वो सब्जेक्ट है ही नहीं। हमारे कॉलेजेस में वही पुराने सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं। आईटी के आप अभी देख लें रेशियो के कितने स्टूडेंट्स हैं आईटी, उसमें वो एक ही रेस लगी हुई है कि डॉक्टर ही बनना है। जब डॉक्टर ही बनना है, अगर वहां पर आप पास नहीं हो रहे तो फिर आपने बायो रख लेनी है, ठीक है। तो वो आपको उसका क्या फायदा हो रहा है? कोई फायदा नहीं हो रहा। ये सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे जो स्पेशली पेरेंट्स हैं, अब तो देखें ना आप, इतने लेक्चर्स यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, इतने ज़्यादा मोटिवेशनल स्पीकर्स आ गए हैं कि आई डोंट थिंक कि आपको अपने किसी स्पेसिफिक क्लासरूम में टीचर की ज़रूरत है चीज़ें सीखने के लिए। लेकिन फिर भी जाहिर सी बात है जरूरत होती है उस्ताद की अहमियत से तो कोई बिल्कुल वो इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि हम लोगों को वो कहते हैं ना अगर अच्छा टीचर मिल जाए तो सोने पे सुहागा, आपकी तकदीर भी बदल जाती है। इसमें मजीद भी हम बात करेंगे। नाज़रीन अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं और चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, हेल्थ टिप। अच्छा, आज हम बात करने जा रहे हैं क्योंकि सेहत जो है वो बड़ी ज़रूरी है, और कहते हैं ना कि अच्छी सेहत के लिए अच्छी ग़िज़ा का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर अगर हम फलों की बात करें तो फल तो वैसे ही आपकी सेहत के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। और इसके साथ ही आज हम जिस फल की बात करने जा रहे हैं वो तमाम लोगों का बड़ा पसंदीदा फल है, और उसे जो है फलों का बादशाह भी कहा जाता है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, मेरे यकीनन मेरे तमाम नाज़रीन को पता चल गया होगा कि मैं आम की बात कर रही हूँ। जी, आम आपको पता है कि एक अल्लाह ताला की तरफ से ख़ास तोहफ़ा है हम लोगों के लिए, गर्मियों में स्पेशली। और फिर इसकी जो वैरायटीज़ हैं वो बहुत सारी हैं। अगर इसमें बात करें, मुझे जो मेरे फेवरेट हैं वो मुझे याद हैं कि इसमें जो है लंगड़ा है, दुसेरी है, चौंसा है, और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे इसमें वैरायटीज़ हैं जो कि अभी मुझे वक्त के साथ साथ याद आते जाएंगे तो मैं आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। और स्पेशली अगर हम मुल्तान की बात करें तो मुल्तान की एक ख़ास सौगात समझा जाता है। बहुत सारे, जैसे ही वो कहते हैं ना गर्मियों का सीज़न स्टार्ट होता है तो आपके रिश्तेदारों के, आपके दोस्तों अहबाब के जो है वो कॉल्स और मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं कि जी आम आप कब भिजवा रहे हैं। तो ये जो आम है वो वैसे ही एक तो ग़िज़ाइयत से भरा हुआ होता है, और फिर सब लोगों को बड़ा इसका इंतज़ार भी होता है कि ये आम आएगा, तो ये आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद भी होता है। स्पेशली इसमें आयरन और विटामिन ए और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये आपकी खून की कमी को भी पूरा करता है, और इसके साथ साथ जो जदीद इसके ऊपर रिसर्च हुई है वो ये है कि ये आपको कैंसर से भी बचाता है। शुगर के जो मरीज़ हैं स्पेशली उनके लिए ज़रा आम जो है वो खाना ख़तरे की अलामत भी बन सकता है। इसलिए शुगर के जो पेशेंट्स हैं उनको आम जो है वो ज़रा अपने डॉक्टर के मुताबिक जो है उनसे पूछ कर खाना चाहिए, एहतियात करनी चाहिए। क्योंकि एक तो इसमें, इसके अलावा इससे बात करेंगे, इसकी जो तासीर है वो ज़रा गर्म होती है। स्पेशली अगर हम बात करें कि आप बहुत ज़्यादा आप जब तादाद में आम खा लेते हैं तो उसके बाद अगर आप दूध की कच्ची लस्सी बनाकर पी लें तो वो आपकी स्टमक के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। क्योंकि जब गर्म आम बहुत ज़्यादा आप खाते हैं तो उसकी क्योंकि तासीर गर्म है तो आपको जो है स्टमक के हवाले से कोई भी इश्यूज़ हो सकते हैं। वैसे जो आपको मैं कहती हूँ ना डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए आम जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। इसके साथ साथ इसके छिलके भी बड़े फ़ायदेमंद होते हैं। आप जूस बना सकते हैं, मिल्क शेक बना सकते हैं, और इसके साथ साथ डिज़र्ट हमारी घरों में जो बनाई जाती हैं उसमें भी जो है वो आम का इस्तेमाल किया जाता है। घरों में आप फ्रूट चाट बनाते हैं तब भी आम जो है उसमें लाजमी शामिल होता है। वो अपनी उसकी ग़िज़ाइयत है, अपना एक उसका टेस्ट है। और जो हमारा पाकिस्तान का फल है आम, स्पेशली अगर हम बात करें तो बाहर के ममालिक में जो है वो बहुत ज़्यादा इसको पसंद भी किया जाता है। क्योंकि यहाँ पर या अगर हम मुल्तान के एरिया की बात करें तो यहाँ का जो टेस्ट है वो थोड़ा डिफरेंट है। अभी जैसे सिंध के हवाले से हम बात करें तो आम आया हुआ है, लेकिन उसमें उसकी
जो ग़िज़ाइयत है, जो उसका टेस्ट है, वो ज़रा डिफरेंट है, उस तरह मज़े का नहीं है। लेकिन जैसे ही आम के मुल्तान के आम आएंगे तो वो बड़े ग़िज़ाइयत से भी भरपूर होंगे और लोग बड़ा उसको एंजॉय भी करेंगे और बड़ी उससे शिद्दत का इंतज़ार भी है। ऐसे ही है। बता दिया आपने कि जी मुल्तान के आम ही सबसे अच्छे होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ। वैसे ना बिल्कुल भी कोई शक नहीं है, लेकिन ये बात आपकी मैं बिल्कुल अग्री करूंगी कि कुछ लोगों को आम इतने पसंद होते हैं और उनको होता है कि कुछ महीने बाद 2-4 महीने का आई थिंक सीजन होता है आम का, फिर हमें आम नहीं मिलने तो वो उस खुशी में और उस जोशो जज्बे में इतने आम खा लेते हैं कि फिर उनको कुछ प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती तो हैं। कहती हूँ ना, हर चीज की ज्यादती भी आपके लिए नुकसानदेह और खास तौर पे मीठा तो वैसे ही ज्यादा नुकसानदेह है। वो एक बच्ची थी मुझे मिली है, कहती है आपको मीठा पसंद है, तो मैंने कहा मुझे पसंद है ना। कहती है अच्छा ज्यादा ना खाया करें। मैंने कहा ठीक है, लेकिन वजह क्या है? कहती ज्यादा मीठा बोलना भी नुकसानदेह है और ज्यादा मीठा खाना भी नुकसानदेह है। ये तो बड़ी उसे पते की बात की है पते की वैसे। बात। अच्छा, कुछ चीजें हम यहाँ पर देखते हैं ना कि अच्छा फलों की जिस तरह बात करें तो ये हमारी सेहत के लिए बड़े, अब जैसे आम आएंगे वो थोड़े महंगे होंगे, जैसे महंगाई है तो आपकी थोड़ी पहुंच से भी दूर होंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन जैसे ही वो कहते हैं ना वक्त के साथ साथ जैसे मौसम भी जो है वो चेंज हो रहा होता है, तो फिर आम के हवाले से भी हम देखते हैं कि फिर उसकी कीमतों में कमी आना शुरू हो जाती है। अच्छा आसमा, देखिए आप महंगाई की जैसे बात कर रही हैं ना, तो मैं समझती हूँ कि लोग कहते हैं कि हमारी एक्सेस में फ्रूट्स नहीं हैं। मैं सबकी बात नहीं करी, लेकिन आप देख लें 60% लोगों की अगर हम बात कर लें तो वो भी ये कह रहे होते हैं महंगाई इतनी ज़्यादा है, हम फ्रूट अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आप अपनी जो दीगर चीज़ें खा रहे हैं, जो आप लग्जरी आइटम्स खा रहे हैं, जिसमें आप कॉफ़ी ले रहे हैं, जिसमें आप कोई सीरियल्स ले रहे हैं, चले वो एक हेल्दी उसमें आ जाए, फास्ट फूड, हाँ वो इसी पे फास्ट फूड आप खा रहे हैं, अगर आप उस फास्ट फूड की बजाय या जो आप वो उसको कहते हैं जो सील्ड पैक फूड है वो खाने की बजाय आप 1 या 2 फ्रूट भी लेके खा लें, तो आप 2 लोग भी शेयर कर लें आधा आधा फ्रूट, तो उसका भी फायदा आपको बहुत ज्यादा मिल सकता है, बजाय कि आप फास्ट फूड खाएं। मैं भी खाती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं खाती, तो मैं यहाँ पे लेक्चर दे रही हूँ, मैं भी खाती हूँ। जाहिर सी बात है, हमारे अब जिस तरह का टेस्ट डेवलप हो चुका है, जो हमारा लाइफस्टाइल बन चुका हुआ है, वो हमारा ये है कि हम लोग फास्ट फूड की तरफ जाते हैं। अब ये कहें कि हम नहीं खाते तो खाते तो हैं भाई, अब ये झूठ तो नहीं बोल सकते कि नहीं खाते, लेकिन हाँ आप अगर डेली उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो वो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है। वो कहते हैं ना, जब आप लोग जिम भी जा रहे हों, आपके ट्रेनर भी हो ना, तो वो भी आपको एक दिन जो है ना वो चीट डे होता है आपके पास, जिसमें आप फिर अपना जो है वो रूटीन से हटकर जो आपका एक डाइट प्लान चल रहा होता है उसमें फिर आप ये है कि चेंज कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल ही जिंदगी से दूर नहीं ना हो जाना कि आपने सिर्फ हर वक्त डाइट पे ही फोकस रहना है। बैलेंस बहुत जरूरी है ना, दोनों चीजें होनी चाहिए। तो फिर अच्छी सेहत के लिए जरूरी है कि हम अच्छी ग़िज़ा भी खाएं, तो इसलिए हम वक्तन फवक्तन अपने नाज़रीन को बताते रहते हैं कि अच्छी हेल्दी टिप्स जो हैं जो उनकी सेहत के लिए बड़ी जरूरी हैं, तो वो भी हम खुद भी उस पर अमल करें और दूसरों को भी कराएं कि हम भी अमल करें। और फिर रहना भी पड़ता है, हमारी थोड़ी फील्ड ऐसी है कि हमें थोड़ा हमारा उसको क्या कहते हैं फुटवर्क या चलने फिरने का काम थोड़ा ज्यादा एक्टिविटी ज्यादा होती है, वरना एज कम्पेयर टू कि जी आप हर वक्त सीट पे बैठे हुए हैं, तो उसमें ये है कि आपको बहुत ज्यादा खाने पीने का और अच्छी चीजें खाने की बहुत ज्यादा जरूरत पेश आती है। अच्छा, फिर मैं साथ साथ बात करूंगी कि हमारे यहाँ हम चाहते तो हैं कि अच्छी चीजें खाएं, अच्छी हमारी सब्जियां भी हों, फल भी हों, लेकिन हमारी बड़ी इस टाइम हम देखें बदकिस्मती है हमारी कि हमारी अल्लाह ताला ने तो हमें हर चीज़ से नवाजा हुआ है, पर यहाँ पर भी जो लोग हैं वो 2 नंबरी करने से बाज नहीं आते। अच्छा, तरबूज में भी कुछ इंजेक्शंस मिला रहे होते हैं, मैंने खरबूजों में भी देखा है, जिससे आपके जो है डिहाइड्रेशन भी होती है उसकी वजह से। अच्छा, फिर आप बीमार भी हो जाते हैं, वॉमिटिंग भी होती है, आपको हैजा भी हो जाता है और डायरिया भी हो जाता है। तो आजकल जितना हालांकि तरबूज आया हुआ है, हालांकि तरबूज बहुत ज़्यादा अच्छा है आपकी सेहत के लिए, स्पेशली गर्मियों के मौसम में आपको डिहाइड्रेशन से बचाता है, लेकिन बल्कि हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर पानी की कमी को दूर करता है। अच्छा आसमा, मैं ये कहना चाहूंगी बहुत से लोगों को पता भी होगा, लेकिन कुछ लोग इसमें भी एहतियात नहीं करते कि जो वाटरी फ्रूट्स होते हैं ना, जैसे कि खरबूजा हो गया, हमारा तरबूज हो गया, इसके साथ कहा जाता है कि आपने पानी इसके साथ नहीं लेना, थोड़े वक्फे के साथ पानी, लेकिन कुछ लोग होते हैं एक जो है वो पीस फ्रूट का खा रहे हैं और साथ में पानी पी रहे हैं, तो वो फिर आपको हैजा ही करेगा अंदर जाके। अच्छा, इस वक्त हम लोगों ने, जैसे हमना ने अभी मुझे कहा कि हम लोग बहुत ज्यादा फलों के बारे में जानकारी इसलिए हो जाती है
कि जाहिर सी बात है आए दिन हम इन चीज़ों पे बातें कर रहे होते हैं, तो आपको इसमें भी आपको एक तो अवेयरनेस भी है, जाहिर सी बात है, और फिर हम चाहते हैं कि चले हमारे व्यूअर्स तक भी ये बातें पहुंचे, जो कुछ हमें थोड़ा पता है वो किसी को भी पता चल जाए। और जो इल्म हमें मिला हुआ है वो हम बांटे। ठीक है, न्यूट्रिशन भी आ जाएंगे, वैसे आधी न्यूट्रिशन है। अच्छा जी, इसके साथ साथ बात कर लेते हैं हम, फलों की भी बात होगी, सेहत की भी बात होगी। हम बात कर रहे थे सेक्रेटरी हायर एजुकेशन के हवाले से, उनका मैं यही हम बात कर रहे थे कि जो जदीद बीएस कोर्सेज हैं उनका फुकदान है हमारे कॉलेजेस में, कॉलेजेस लेवल पर जो पुराने सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं बेतहाशा हैं। आप चले जाएं 30-40 डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, लेकिन जो हमारा आईटी का कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं उसमें हम बहुत ज़्यादा लैग कर रहे हैं और हमारे स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट उसमें बहुत ज़्यादा होता है। फिर उस स्टूडेंट्स को क्या करना पड़ता है, या तो मूव करना पड़ता है किसी और सिटी में, या फिर वो अब्रॉड जाने का सोचते हैं। तो इस पर सेक्रेटरी हायर एजुकेशन जो है उन्होंने अभी 2-4 रोज़ पहले ही मुल्तान का विज़िट किया है और उस पर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बरहमी का इजहार भी किया है कि देखें मैं ख़ुद इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ और मेरी कोशिश होती है कि बच्चों तक जदीद जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें हैं वो पहुँचें, क्योंकि दुनिया तो टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुकी है, लेकिन हम अभी भी उनसे कोई 100 कदम पीछे खड़े हुए हैं। उसकी वजह यही है कि हम अपने स्टूडेंट्स को वो वे नहीं दिखा पा रहे या उनको उस वे पर जाने नहीं दे रहे कि जो उनका इंटरेस्ट लेवल है। तो इस चीज़ के ऊपर यह है कि उसमें आईटी के कोर्सेज बहुत सारे शामिल किए गए थे। ये 1 साल पहले भी ऐलान किया गया था कि मुल्तान में जो पुराने जो बहुत ही ज़्यादा कुछ सब्जेक्ट्स थे जो बहुत ज़्यादा ड्राई थे, या उसमें देखा गया कि स्टूडेंट्स इंटरेस्ट नहीं ले रहे, वहाँ पर एडमिशन्स बहुत ज़्यादा कम हो रहे हैं, तो उनको कम भी किया गया था, ख़त्म भी कर दिया गया था। अभी भी जैसे देखिए ना आप बीएससी के बजाय बीएस जो है वो प्रोग्राम आ गया था। तो फिर ये चीज़ें जो हैं हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसमें हमारे सरकारी कॉलेजेस की तादाद बहुत ज़्यादा है, इसमें फ़ीमेल कॉलेजेस भी हैं, तो वहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स के लिए नए कोर्सेज़ का इजरा होना चाहिए। अभी उन्होंने ऐलान तो किया है, तो लेकिन उसके ऊपर अभी इम्प्लीमेंट जो है उस तरीके से नहीं हो सका। इस पर मजीद भी हम बात करते हैं। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एयरटेल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ मुंबई यूनिवर्सिटी के हवाले से भी बात कर लेते हैं कि उसमें 1 करोड़ रुपए की लागत से 6 तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया गया है। इनकी ज़रा तफसील हमें बताएं। बिल्कुल ऐसे ही है, ये कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स के तहत इनकी जो है फ़ंड्स मंजूर हुए थे। ख़वातीन यूनिवर्सिटी को तकरीबन 1 करोड़ रुपए के फ़ंड्स जो हैं वो, ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था 2 साल पहले, जिसमें सबसे अहम जो चीज़ है वो मैं कहूँगी कि दारुल कुरान सेंटर वहाँ पे बना है वुमेन यूनिवर्सिटी में, जो अभी तक नहीं था। इस्लामियात के सब्जेक्ट की तालीम तो हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज लेवल पे होगी, लेकिन एक प्रॉपर बहुत बड़ा एक सेंटर बनाया गया है और वहाँ पर तमाम जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हफ्ते में 1 या 2 दिन मुख्तस किए जाएंगे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के लिए, और उनको दीनी तालीम जो है वो दी जाएगी। अच्छा, दीनी तालीम देने का मकसद क्या है कि स्टूडेंट्स के अंदर डिसिप्लिन पैदा हो, एक रिस्पेक्ट का लेवल पैदा हो। ये चीज़ें जो कि हमारा कुरान तो आप देखिए ना हर चीज़ की तालीम हमें दे रहा है, ठीक है, लेकिन क्या हम वो हासिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यूनिवर्सिटी में आप देखें कि पीएचडी लेवल पर बहुत अच्छी स्कॉलर्स मौजूद हैं हमारे यहाँ ख़वातीन यूनिवर्सिटी में, और उनका इतना ज़्यादा वसी तजर्बा है, उनका रिसर्च लेवल इतना ज़्यादा है कि वो अब स्टूडेंट्स को देने के लिए एक सेंटर बनाया गया है। वहाँ पर उनके लिए कुरान पाक और मुख्तलिफ जो अच्छी इस्लामी किताबें हैं वो वहाँ पर रखी गई हैं और तमाम स्टूडेंट्स के लिए अच्छा ये लाजमी कर दिया गया। अभी आपने जैसे देखा है तर्जुमातुल कुरान का सब्जेक्ट लाजिम किया गया था मैट्रिक लेवल पे, इसी तरह से यहाँ पर भी ये एजुकेशन लाजमी कर दी गई है। उसके साथ वहाँ पर एक जदीद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट स्टूडेंट्स के लिए बना है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में लाखों की तादाद में हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पर ज़ेरे तालीम हैं। और सबसे अहम बात, जैसे हम आज सेहत की बात कर रहे हैं, सेहत के लिए पानी की जो इम्पोर्टेंस है ना और साफ़ पानी की, वो बहुत अहम है। अब वो वासा ने भी एक वो पैमाना बताया है कि आप
आप 200 फीट गहरा जो पानी है सिर्फ आप वही इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटीज़ में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स ना होने की वजह से या कम होने की वजह से जो अनहेल्दी अनफिल्टर्ड पानी है वो स्टूडेंट्स पीकर बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती थी और आए दिन तबीयत ख़राब। लेकिन अब वहाँ पर एक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बनाया गया है, उसके साथ एक केमिस्ट्री लैब उसका इफ्तिताह किया गया है। इस तरह से जो वहाँ पर पार्किंग के लिए काम किया गया है, वहाँ पर पार्किंग स्पेस ज़्यादा की गई है। यूनिवर्सिटी का एक गेट जो है वो ज़्यादा कर दिया गया है क्योंकि इस बार एडमिशन्स काफ़ी ज़्यादा हुए हैं। ख़वातीन यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स काफ़ी ज़्यादा हुए हैं, उसकी वजह से उन्होंने क्या किया है कि मत्तीतल कैंपस में कुछ सब्जेक्ट्स को शिफ्ट कर दिया है यहाँ से ख़त्म करके कि अब वो स्टूडेंट्स ताकि वहाँ जाएँ। ऑल्दो कि मुश्किल है स्टूडेंट्स के लिए जो दीगर इलाकों से आती हैं, जो शहर के बीच में नहीं रहती, तो उनके लिए वहाँ तक ट्रैवल करना, लेकिन उसमें भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम ख़वातीन यूनिवर्सिटी का जो है वो अच्छा है। उनकी वहाँ पर एक दो बसेस जो हैं वो भी नई उन्होंने वहाँ पर लॉन्च की हैं, इफ्तिताह किया उन बसों का भी। तो एजुकेशन सिस्टम पे ही आज हमने चूँकि ज़्यादा बात की है, तो इसमें ये ख़वातीन की तालीम भी आसमा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, अभी हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे यहाँ का जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की बात, जैसे अभी वुमेन यूनिवर्सिटी उसको बना दिया गया। अच्छा, वो बड़ी आसानी थी सुहीरा, यकीन करें, बहुत सारी बच्चियों के लिए तालीम हासिल करना, और एक आसान भी था। और लेकिन अभी जो हम देखते हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी बना दी गई तो उसके फिर लिहाज से उन्होंने बहुत सारी चेंजिंग्स की, तो वो वहाँ पर बच्चियों का एडमिशन नहीं हो सका और उस तरीके से वो आगे अपनी एजुकेशन भी जारी नहीं कर सकी। क्योंकि एक है तो वो मुमताज़ाबाद वाली साइड पे डिग्री कॉलेज है, लेकिन वो बहुत आपको दूर पड़ जाता है, इसकी वजह से वहाँ पर भी जाना आपका जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये बड़ी वैसे आसानी थी, कचहरी के पास हमारे यहाँ कहते हब समझा जाता था यहाँ पर, क्योंकि मैंने खुद भी वहीं से डिग्री कॉलेज से ही अपनी एजुकेशन ली। तो वो जाहिर सी बात है कि तमाम जितनी भी बच्चियां थी जो अफोर्ड नहीं भी कर सकती थी वो भी वहाँ आ जाती थी तालीम हासिल करने। देखिए, मुफ्त तालीम का जो दावा था ना वो अब मुझे तो बिल्कुल ही ख़त्म नज़र आ रहा है। आप देख लें कि किसी भी कॉलेज में अब उस तरह से मुफ्त तालीम नहीं दी जा रही। हमारा जो एमफिल था उसकी फ़ीस मतलब आपको रिफ़ंड हो जाती थी, वो सिलसिला ख़त्म हो गया। लैपटॉप्स फ्री दिए जाते थे, जैसे हम आईटी की बात कर रहे हैं, वो वाला सिलसिला ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद जो ब्राइट और मुस्तहिक स्टूडेंट्स होते थे उनके लिए हुकूमत ने बहुत से वजीफ़ों का ऐलान किया हुआ था, जिसमें बैतुल माल डिपार्टमेंट स्टूडेंट्स को और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स वज़ाइफ देते थे। लेकिन उनकी कमेटियाँ अब ये जो हमारे सियासी हालात चल रहे हैं मुल्क में, उसकी वजह से वो कमेटियाँ इस्टेब्लिश नहीं हो सकी हैं, नए मेंबरान उनके तैनात नहीं हो सके। अब बच्चों की लाइनें लगी हुई हैं जिनको वज़ाइफ मिलने हैं, ठीक है, लेकिन वो भी नहीं मिल रहे। फिर महंगी फीसें पेरेंट्स कहाँ से दें, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है। यहाँ तक अब हालात आ चुके हैं। बहुत पढ़ी लिखी खवातीन को ये देखा कि उन्होंने कहा कि हमें अपने बच्चों को भी अब हम डरते हैं कि हम अपने बच्चों को इंस्टीट्यूट्स वगैरह में या स्कूल में एडमिशन्स करवाएं, तो क्यों ना हम खुद ही घर में उनको बिठा के पढ़ा लें। ये भी एक ट्रेंड बनता जा रहा है कि अब स्टूडेंट्स प्राइवेट इम्तिहान देने लग गए हैं। प्राइवेट उम्मीदवारान की तादाद बहुत ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू रेगुलर उम्मीदवार। उनकी एक बहुत कम तादाद होती थी स्पेसिफिक स्टूडेंट जो कि प्राइवेटली इम्तिहान देते थे। लेकिन अभी जहां 1.5 लाख बच्चों ने मैट्रिक का रेगुलर इम्तिहान दिया है, वहीं पर हज़ारों की तादाद में प्राइवेट स्टूडेंट्स ने भी दिया है। उसकी वजह यही है, उससे हमारे अकेडमिक सिस्टम को ही सिर्फ रोक मिल रहा है ना कि बच्चे अकेडमी की तरफ जा रहे हैं। तो आपने स्कूल भी भेजना है बच्चों को, फिर आपने अकेडमी भी भेजना है। अच्छा, फिर अकेडमी में भेजेंगे तो वहाँ जरा तवज्जो आपको थोड़ी ज्यादा मिल जाएगी। फिर टीचर्स भी आपकी कहीं ना कहीं आपको क्योंकि उन्होंने अपनी फीस लेनी होती है तो तवज्जो तो उनको देनी पड़ती है 100%। तो फिर आप दोनों चीजें एक साथ कंटिन्यू नहीं कर सकते, बड़ा मुश्किल हो जाता है। और फिर बहुत से स्टूडेंट्स में ये भी आ जाता है कि एक जो रेस लगी हुई है ना कि हमारा क्लास फेलो या दोस्त पढ़ रहा है एकेडमी में तो हमें भी एकेडमी दें। उसको ये नहीं पता कि मेरा जो वालिद है या वालिदा है वो अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। मेरे ख्याल से स्टूडेंट अगर घर में खुद भी अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करे, आपको जो तालीमी इदारों में पढ़ाया जा रहा है आप दिमाग में ये ना सोचें कि सिर्फ आपने जो है वो रट्टा लगाना है। मैं खुद भी एक रट्टा लगाने वाली ही स्टूडेंट थी ज़्यादा। मैं तो बल्कि आसमा मैथ को भी अक्सर उसके फार्मूले तो याद होते हैं, मैं उसके जवाब भी याद करती थी। अच्छा। हाँ, लेकिन ये शुक्र है कि बस
पास हो जाती थी। हाँ, बाकी लेकिन मुझे इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा खुद भी पर्सनली फेस करना पड़ा कि वो चीज़ें जिनको मैं बोझ समझ के पढ़ती थी, रट्टा लगा के पढ़ती थी, जब मैंने फील्ड ज्वाइन की तो मुझे उसका नुकसान कहीं ना कहीं उठाना पड़ा और फिर मुझे दोबारा से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़े अगर मैंने काम करना है तो। हमारे स्टूडेंट्स को भी मैं तो यही कहूँगी कि आप अपनी तालीम पे और आप अपना एक फोकस रखें कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, उसी सब्जेक्ट को आगे लेके चलें। ये ना देखें कि आपको किस चीज़ को क्या पढ़ने के लिए, किस फील्ड में जाने के लिए फोर्स किया जा रहा है, क्योंकि जब आप अपने इंटरेस्ट की चीज़ करेंगे तो उसमें आप अच्छा प्रोड्यूस कर सकेंगे। हाँ, वरना आप कभी भी ऐसा नहीं होता। वैसे आप जिस चीज़ में आपका मन ना हो और वो आप कर रहे हो तो वो कभी भी आपका काम अच्छा नहीं होता। आप अपना 100% उसमें कभी भी नहीं दे पाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और रट्टा सिस्टम तो वैसे हमारा बहुत टाइम से चलता आ रहा है ना, कि हम लोगों ने एंड सिर्फ पेपर्स के दौरान ही चीज़ें याद करनी होती हैं और वही जाकर लेकर आनी होती है। अच्छा, इसके साथ हमने सारी सरगर्मियाँ जो हैं वो नौजवानों के लिए कितनी अहम है, मुल्तान बोर्ड ने जो है वो तलबा के लिए हमने सभी सरगर्मियों के फ़रोग के लिए क्या इक़दाम किए हैं, इस हवाले से भी जानेंगे। अभी मुल्तान बोर्ड ने ही इंटर कॉलेजिएट स्पोर्ट्स मुकाबलों का इनेकाद किया था, जिसमें पूरे साउथ लेवल से स्टूडेंट्स मुल्तान आए थे, जिसमें एक प्रॉपर ओलंपिक्स का उसको नाम दिया गया था। डिफरेंट उसमें गेम्स थी, जिसमें क्रिकेट, वॉलीबॉल, वो एक फायर रिंग होता है और इस तरह की बेशुमार गेम्स उनके लिए वहाँ पर रखी गई थी। और स्टूडेंट्स के अंदर इससे ना एक कंपटीशन वाली जो मुकाबले वाली जो सलाहियतें होती हैं ना, वो बड़ी उभर के आती हैं। बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि क्लासरूम में अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होते, अपना इंटरेस्ट शो नहीं कर पा रहे होते, तो उनके लिए हम निसाबी सरगर्मियाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझी जाती हैं। और फिर अच्छा, उससे एक फ़ायदा ये भी होता है ना कि आप स्पोर्ट्स लेवल पे भी अपनी तालीम जारी रखने में आपको फ़ायदा होता है। अगर आप स्पोर्ट्स में अच्छे हैं तो आपको उसका कितना ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा कि आपको वो सपोर्ट किया जाएगा, आपकी तालीम में आपके अखराजात जो है वो इदारा बर्दाश्त करेगा। तो इसलिए हम निसाबी सरगर्मियाँ, चूँकि उनका इनेकाद यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा कम किया जाता है, अब उसको चूँकि साउथ लेवल पर किया गया है, अब ये बोर्ड की जानिब से इस पर भी काम किया जा रहा है कि इसको जो है वो पहले नेशनल लेवल पर लाया जाए और फिर इंटरनेशनल सतह पर भी हमारे स्टूडेंट्स को मौका मिले कि वो ओलंपिक्स में जाकर शरीक हों और अपना जो है बेस्ट दे सकें। अच्छा, स्पोर्ट्स के हवाले से जिस तरह हम बात करते हैं, हमारे बहुत सारे ऐसे खेल हैं जिनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। हमारा क्योंकि हमेशा से क्रिकेट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रहा और आज तक खैर उसी पे ही है, लोग पसंद भी उसी को ज़्यादा करते हैं। लेकिन जैसे भी थोड़ा फुटबॉल का भी आया, अब ट्रेंड थोड़ा चेंज होता जा रहा है खेलों की तरफ। अभी उसी तरीके से हमारे बच्चे जो हैं, जाहिर सी बात है, उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ जो हैं वो बड़ी खत्म होके रह गई हैं। अब हम अक्सर देखते हैं कि बच्चे आ जाते हैं इन कॉलोनीज़ के बाहर, वो थोड़ी देर के लिए रोड्स पे ही जो है वो खेल लिया और उसके बाद घरों से तो हम, क्योंकि इनसिक्योर जिस तरह के हालात चल रहे हैं, पेरेंट्स इनसिक्योर होते हैं कि बच्चों को किस तरह घर से बाहर निकालें। फिर आपके जो स्पोर्ट्स ग्राउंड हैं वो क्योंकि आप बहुत गिने चुने हैं और आप फिर जिस तरह हमारे टाइम की किल्लत भी जो है ना, ये कहीं टाइम नहीं है हमारे पास बहुत, तो हम वहाँ से सफ़र करके, वो भी हम लोगों को जो है मुश्किल जिम्मेदारी लग रही होती है कि यहाँ से बच्चों को वहाँ भी लेके जाना। बिल्कुल ऐसे तो ये चीज़ें हमारे वो बच्चा आसमा जो घर बैठ के पढ़ाई के बाद 8 घंटे टीवी देख रहा है या मोबाइल पे गेम्स खेल रहा है, और एक वो बच्चा जो पार्क में जाके अपनी एनर्जी को यूटिलाइज कर रहा है, अपनी एनर्जी को बर्न कर रहा है, ठीक है, क्रिकेट खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, रनिंग कर रहा है या वॉक कर रहा है या कुछ भी इस तरह की इंडोर गेम्स बहुत सारी आई हुई हैं, वो खेल रहा है, तो उसका इंटेलेक्चुअल लेवल उस घर बैठे हुए बच्चे से बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा क्लियर उसका माइंड होगा कि मैंने आगे जाकर जो है वो क्या करना है। आदम बर्दाश्त वो इसीलिए बढ़ रहा है कि हमारे बच्चे जो हैं वो उस तरीके से स्ट्रेस अंदर ही रह जाती है ना इंसान की। रह जाता है। अच्छा वीरा, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा, आप हमारे शो का हिस्सा बनी, बहुत सारी बातें की आज हमने, लेक्चर्स दिए। हाँ, इसके साथ ही नाज़रीन अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, रूही एटन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर काशिफ हुसैन, जो कि डेंटल सर्जन है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी शेख आमिर सलीम साहब, हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान जनूबी पंजाब से हैं, मुजफ्फरगढ़ से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे, जिस तरह आपको पता है कि दांत हमारी शख्सियत का एक बेहतरीन
उसमें निखार भी लाते हैं। और स्माइल जो है वो बड़ी ज़रूरी होती है, और अच्छी स्माइल तो वैसे ही सबको बड़ी अच्छी लगती है। तो उसमें दांतों के हवाले से आज जिनसे जानेंगे कि दांतों का ख्याल जो है वो किस तरह रख सकते हैं, और साथ साथ जो दांतों के मसाइल हैं, क्या बीमारियां हो सकती हैं, ज़रा इसमें आज डिटेल से बात होगी इनसे। और इसके साथ ही हम सलीम साहब से बात करेंगे इस टाइम जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसमें ताजर जो बरादरी है उनको क्या क्या मसाइल देखने पड़ रहे हैं, क्या चीज़ बेहतर हो सकती है, क्योंकि अभी बजट भी आने वाला है तो उस हवाले से भी इनसे बातें होंगी। सर क्या हालचाल है? ठीक ठाक हैं? दांतों के बारे में तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ना कि दांतों का ख्याल रखना जो है वो कितना ज़रूरी है और किस तरह रख सकते हैं। सबसे मेन जो चीज़ है ना, टूथ ब्रशिंग प्रॉपर जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। हम लोग दांतों की सफाई का ख्याल नहीं रखते, इस वजह से बहुत सारे मसाइल शुरू हो जाते हैं। और टूथ ब्रशिंग में भी जो सबसे इम्पोर्टेंट है, रात को सोने से पहले ब्रश करना। हाँ, अच्छा, ये सवाल से भी बड़ी लोगों को ना ये रहता है कि कौन सा वक्त जो है वो आपको अच्छा, कुछ लोग तो 3 टाइम भी ब्रश करते हैं, सुबह दोपहर शाम। जी बिल्कुल, 3 टाइम ब्रश करना अच्छा है, लेकिन जो रिकमेंडेड है वो ट्वाइस अ डे है ब्रश करना आपको चाहिए, स्पेशली बिफोर गोइंग टू बेड, यानी रात को सोने से पहले और सुबह नाश्ते के बाद। यानी रात के टूथब्रश का मैं तो कहता हूँ उसका 75% फायदा अगर हम रात को प्रॉपर ब्रश करके सोते हैं, और हम अगर सिर्फ सुबह ब्रश करते हैं तो 25% फायदा है उससे। अच्छा, अगर हम सिर्फ सुबह कर रहे हैं तो इसका मतलब 75% हम स्किप कर रहे हैं। अच्छा, क्या है जरा इसमें भी डिफरेंस बता दें ताकि ये भी लोगों को रीजन ये है कि जब हम रात को सो जाते हैं, जो कुछ हमने खाया होता है वही जो प्लाग जम जाता है हमारे दांतों पे, और बैक्टीरिया सुखाने आ जाता है, और स्लाइवा कम बन रहा होता है क्योंकि ना हम बोल रहे हैं ना हम पानी पी रहे हैं। हाँ। इसलिए मुंह हमारा ड्राई हो गया तकरीबन। उस टाइम में जो 6 घंटे 8 घंटे हम सोते हैं, बैक्टीरिया को खूब मौका मिल जाता है हमारे दांतों को खाने का, गलाने का। जब दांत डैमेज इसलिए होते हैं, फिर कैविटीज हो जाती हैं, कैलकुलस हो जाता है, गम्स के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। और बच्चों में तो बहुत ज्यादा ही होता है ना, बहुत ज्यादा। अच्छा, फिर इसके साथ साथ जिस तरह ब्रश करना जरूरी है, तो फिर किस तरह का ब्रश जो है वो आपके दांतों के लिए बेस्ट है? टूथब्रश जो भी हो, कोई भी कंपनी का लें, लेकिन सॉफ्ट होना चाहिए, ना मीडियम ना हार्ड। बेसिकली हमने दांतों को साफ करना है, ना कि उनको रगड़ के घिस देना है। बाजू का लोग बहुत सारी सोचते हैं कि हाँ जी नहीं, हार्ड ब्रश होगा हमारे दांत साफ हो जाएंगे, चमक जाएंगे, ऐसा नहीं होता। और इसकी टाइमिंग भी है 2 मिनट्स मिनिमम ब्रश करना चाहिए, लेकिन नॉट मोर देन 4 मिनट्स। ठीक है, ये भी नहीं कि बस लगे हैं तो फिर 10 मिनट तक कहें कि दांत घिस के छोड़ेंगे, ऐसा नहीं हमने करना। वो कहते हैं एक ही दिन में ना तमाम दांत चिट्टे कर देंगे। हाँ। सही है। अच्छा, इसके साथ साथ आप क्या समझते हैं सफाई का जो बेहतरीन तरीका है वो भी क्या होना चाहिए? देखिए, टूथब्रशिंग है ये तो ट्वाइस अ डे हमें करना चाहिए। ये करना चाहिए। उसके बाद वंस अ डे हमें डेंटल फ्लॉस करना चाहिए, धागे से दांतों का खलाल करना चाहिए। अच्छा। जो स्पेसिस हैं हमारे दांतों के दरमियान की, वो उस जगह हमारा टूथब्रश नहीं जा रहा, सही, उसको हम थ्रेड से डेंटल फ्लॉस से उसको क्लीन करें दिन में 1 टाइम, और ट्वाइस अ वीक यानी हर 3 दिन बाद हम माउथ वॉश से भी कुल्ली करें। ठीक है, तो ये भी जरूरी है। जी बिल्कुल। अच्छा, धागों वाला वैसे अपने बुजुर्गों को तो हमने बड़ा देखा है, जो हम कहते हैं शायद बुजुर्ग जो है ना वो अपनी आदतें उन्होंने एक सेट की है, वो उसी के मुताबिक चल रहे होते हैं। नहीं, उनकी बहुत अच्छी आदत थी, इसलिए उनके दांत भी ठीक रहते थे। ठीक रहते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। वो अभी हमारे हम लोगों के जो दांतों के हालात हैं वो तो अल्लाह माफी दे। अच्छा जी, सर से भी जानते हैं, सर इस टाइम मौजूदा जो हालात चल रहे हैं उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? शुक्रिया। मैं इसलिए कहूँगा कि मुल्क में हमारे सियासी इस्तेकाम नहीं है। हुकूमतों को चाहिए कि वो जो एक्सपोर्ट है, जो हमारे माल, जो बाहर से आने वाली चीज़ें हैं, तमाम चीज़ें पोर्ट्स पर पड़ी हुई हैं, उनकी मतलब है कि एलसीज नहीं खुली काफ़ी अरसे से, अद्वियात हो गई, दूसरी तमाम चीज़ें जो बाहर से मुल्क में शोबा कंस्ट्रक्शन से है, और भी जितने भी शोबे हैं हमारे मुल्क के सनत के, और इनकी जब चीज़ें बाहर से नहीं आ पा रही, पोर्ट पर पड़ी हुई हैं, उसकी वजह से एक महंगाई का तूफान आया हुआ है। वो चीज़ें मार्केट में दस्तयाब नहीं है। आप एग्जांपल लेना एक सोलर प्लेट की, जब सोलर प्लेटें मार्केट में दस्तयाब नहीं थी, उनकी रेट्स कहाँ से कहाँ पहुँच गए। खुदारा हुकूमत को फौरी तौर पर तमाम चीज़ों पर फोकस करना चाहिए, जो बाहर से चीज़ें हमारी पोर्ट पर पड़ी हुई हैं उनकी क्लियरेंस दें, ताकि मुल्क में हर चीज़ की दस्तयाबी हो और रेट में स्टेबिलिटी आ जाए।
अच्छा, आप समझते हैं इस टाइम जो हमारे ताजिर भाई हैं उनको बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना है? जी बिल्कुल, ऐसे जब मार्केट में चीजें दस्तयाब नहीं होंगी तो उनके रेट्स कहाँ से कहाँ चले जाएंगे। इसमें ये कहा जाता है कि ताजिर इसमें मतलब है कि ओवर चार्जिंग कर रहे हैं, लेकिन ये गलत है। जब मुल्क में हमें फ्रेंडली माहौल नहीं मिलेगा, हमें एक चीज बाहर से दस्तयाब ही नहीं होगी, और तो और हमारी मुल्क में जो ये इस्तेमाल की दालें हैं ये भी तमाम तकरीबन बाहर से आती हैं। जब बाहर से आएंगी और उनको एलसीज नहीं होंगी, क्लियर नहीं होंगी, पोर्ट से जब मुल्क में नहीं आएंगी, मार्केट में दस्तयाब नहीं होंगी तो शॉर्टेज होगी तो उसकी ज़्यादा बात है कि रेट्स इंक्रीज हो जाएंगे। अच्छा सर, वैसे तो हम बात करते होते हैं अक्सर कि हमारे मुल्क में तो एक ज़राअत के हवाले से अगर हम बात करें तो बड़ा रिच समझा जाता है, फिर उनकी दालें भी हम बाहर से इम्पोर्ट करते हैं। ये वाकई बड़ी दुख और तकलीफ दे कहानी है। मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुल्क को हमेशा से ज़रूरी मुल्क कहा गया है, जबकि हम ये आम सी चीज़ें, एक टमाटर और प्याज तक तो हम बाज़ इंडिया से मंगवा रहे होते हैं। खुदारा ये जो हमारे ज़राअत के इतने बड़े महकमे बनाए गए, इतने बड़े दफातर बनाए गए, आजकल मैं ये देख रहा हूँ टीवी पर भी, अखबारात में भी, कपास की फसल को पहले खरीदार से और ग्रोअर से ना लेकर उसको लोगों ने कपास को जला जला के ख़त्म किया, और बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री थी हमारी जीनिंग की, वो ख़त्म हो गई। इसी तरह जब उसको ख़त्म कर दिया गया, अब उसको दोबारा से फार्मर को प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। मैं यही हुकूमत वक्त से मुतालबा करूँगा, फेडरल से भी और प्रोविंशियल से भी, कि मेहरबानी करें ज़राअत के जो दफातर है इनको कहें, जिनको बिठाया हुआ है, जिनको मराहत दी हुई है, कि हमारे काश्तकार भाइयों को तरगीब दें, अच्छी फसलें और बर वक्त हाइब्रिड किस्म के जो बीज आ गए हैं उसमें जो डेवलपमेंट होती आ रही हैं उनको वो कहें कि इस तरह काश्त करें। और हुकूमत को भी चाहिए कि भाई इनकी प्रॉपर देखभाल करें। जो हमारी ज़राअत के शोबे में खाद की कीमतों को इतना बेहद इजाफा कर दिया गया जो कि काश्तकार की पहुंच से बाहर हो गई, उनको चाहिए कि उनको देखें, उनको लुक आफ्टर करें। वो कहते हैं ना, हाय हम हुकूमत को क्या क्या कहें और हुकूमत क्या क्या करेगी। हमने देखें रोना है, पीटना है, चीखना है, चिल्लाना है, करना तो अवाम ने तो यही अपना हक अदा करना ना, बाकी तो सारा काम हुकूमतों की सतह पर है। हुकूमत अगर ज़राअत के शोबे को देखे और ज़राअत के शोबे में एक इनकलाब ले आए तो इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि जो हमें चीज़ें बाहर से मंगवानी पड़ रही है वो हमारे मुल्क में इंशाल्लाह वाफिर मिकदार में। अच्छा, अभी जो इंडस्ट्रीज की हम बात कर लें, क्योंकि हमारी बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो हैं वो इस टाइम बंद हो रही हैं, बहुत सारे लोग यहाँ से मूव भी कर रहे हैं कि अपनी इंडस्ट्रीज को बाहर के मुमालिक शिफ्ट कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे इस बारे में? इस बारे में यही कहूँगा, साथ ही हमारा जो बांग्लादेश जो कि पाकिस्तान का हिस्सा था, आज वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। हमारी इंडस्ट्री को वो रिलीफ नहीं दिया गया है, वो बेल पैकेजेस नहीं दिए गए, बेल आउट पैकेजेस दिए जाएं। वफाकी हुकूमत को चाहिए कि सनतकारों को जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मराहत दे सकें। हमारे यहाँ लेबर बहुत है, लेबर मौजूद है, लेकिन वही बात है कि जो टैक्सेस हैं और एनर्जी क्राइसिस है, उस एनर्जी के साथ साथ हमारे मुल्क की जो डॉलर है, डॉलर की ट्रेडिंग जो बाहर से जिनके मतलब है कि डील्स होती हैं, वो डील्स डॉलर की रेट्स की वजह से कहीं की कहीं पहुंच जाती है, नुकसानात हो रहे हैं। तो वो तो अब ये सारी चीज़ें मैं फिर वही कहूँगा कि हुकूमत को चाहिए कि वहाँ पर सियासी इस्तेहकाम लाएं। सियासी इस्तेहकाम आएगा तो इंशाल्लाह हमारे मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आएगा, मुआशी आएगा तो इंशाल्लाह हमारा मुल्क खुशहाल होगा। आपकी हुकूमत के साथ कोई मुज़ाकरात हुए, कुछ बातें इस हवाले से? क्योंकि जाहिर सी बात है ताजिर भी एक, वो कहते हैं ना, रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं हमारी मईशत में। ताजिर मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करते हैं, रहते हैं, लेकिन हम हुकूमतों से मुतालबा करते रहते हैं कि इसमें अमन दें, सियासी इस्तेहकाम दें। अब ये गुज़िश्ता 1.5-2 साल से जो एक सियासी इस्तेहकाम नहीं है हमारे मुल्क में, उसकी वजह से किसी का भी कोई फोकस नहीं है, हमारी मुआशी सूरत हाल को कोई नहीं देख रहा। अब ये डॉलर का जो इतना जंप कर जाना, उस डॉलर की वजह से हर चीज़ का रेट कहीं का कहीं बढ़ गया है, जिसकी वजह से गरीब आदमी का जीना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो ये हुकूमत का काम है, हम तो हुकूमत से बार बार इस्तदा कर सकते हैं कि मेहरबानी करें। और अभी हुकूमत इसके ऊपर कोई भी अभी तक तो कुछ नजर नहीं आ रहा। अभी तो हम तो यही कह रहे हैं कि तमाम सियासी कुव्वतों को सबसे पहले पाकिस्तान का सोचना चाहिए। पाकिस्तान है तो सब कुछ है, पाकिस्तान नहीं है तो फिर
सबके लिए नुकसानदेह बात। बिल्कुल ऐसे ही है जी। अच्छा सर, आपसे भी जानेंगे, मजीद भी आपसे बात करते हैं इस हवाले से। जिस तरह हम अभी, क्योंकि जाहिर सी बात है टेक्नोलॉजी में भी इजाफा होता जा रहा है, अभी जैसे अगर हम दांतों के ट्रीटमेंट के हवाले से बात करें तो कुछ ना कुछ अभी रोज़ आपके पास आता जा रहा है। पहले होता था थोड़ा दांतों के हवाले, अच्छा भी इसको एक्सपेंसिव भी माना जाता है दांतों के इलाज को। इसके हवाले से हमें बताइए कि क्या क्या नई जो है वो टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, क्या क्या नए ट्रीटमेंट आ रहे हैं जो दांतों के लिए बेहतर हैं। एक तो आर्टिफिशियल टीथ में हमारे पास डेंटल इम्प्लांट आ गए हैं। पहले तो ये हुआ करता था कि रिमूवेबल डेंचर होता था, जैसे बुजुर्ग होते थे बतीसी, उन्होंने पानी में से निकाली और लगा ली, खाया पिया, सोते हुए फिर रख दिया। फिर उसके बाद ब्रिज आ गए, तो साथ वाले दांतों से सपोर्ट लेके ब्रिज लगा दिया जाता था। अब डेंटल इम्प्लांट है, उनको साथ वाले एडजेसेंट टीथ जितने भी होते हैं उनको डैमेज करने की कोई जरूरत नहीं, ग्राइंड करने की, बोन में ही ड्रिलिंग करके उसको इम्प्लांट कर दिया जाता है और उसका खाते हुए मेस्टिकेशन लोड भी बोन पे ही डायरेक्टली पड़ता है। तो ये काफ़ी बेहतर चीज़ है। अब हम ब्रेसेस में जाएं, अगर दांत लोगों के टेढ़े दांत हैं उनको सीधा करने के लिए अब अलाइनर्स आ गए हैं, ट्रांसपेरेंट कलर के होते हैं, इनविजिबल होते हैं, तो वो लगा लेते हैं, काफ़ी बेहतर है। नहीं तो मेटल की ब्रैकेट्स लगी हुई हैं, ब्रेसेस लगे हुए हैं काफ़ी सारे मुंह में, तो पेशेंट जो है ना कॉस्मेटिकली बहुत तंग होता था उसमें। ये एक अच्छी ऑप्शन आ गई। वो ब्रेसेस जो आपके लगते थे वो बड़े पेनफुल भी होते जी बिल्कुल ऐसे ही है। और बाकी टीथ वाइटनिंग आ गई हैं हमारे पास, लेजर वाइटनिंग, जिसमें हर किसी का जैसे स्किन कलर है, हेयर कलर है, उसी तरह से दांतों का रंग भी अपना ही है सबका, ठीक है। लेकिन हर कोई चाहता है कि हमारा दांत पर्ली वाइट हो। जाहिर बताए हंसना है तो फिर दांत नजर आएंगे और अगर दांत अगर आपके अच्छे नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है आपकी स्माइल जो है वो फीकी पड़ जाएगी, जितनी मर्जी अच्छी हो। जी बिल्कुल ऐसा ही है। कहते हैं ना, आपके हेयर हो गया, आपके दांत हो गए, आपके हाथ हो गए, तो ये तो आपकी शख्सियत में जो है वो नुमाया नजर आते हैं, तो फिर इनका ख्याल रखना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, अभी अगर हम देखते हैं स्पेशली बच्चों के हवाले से भी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये तो ट्रीटमेंट्स के हवाले से भी बात होगी। बच्चों के जो दांत हैं वो बड़ी मुश्किल से, वो ब्रश बड़ी मुश्किल से करते हैं, तो उसके हवाले से भी बताइए कि बच्चों का जो है वो उनका किस तरीके से दांतों का ख्याल रखा जा सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है उनके खाने पीने भी कुछ इस तरह के होते हैं। कैंडीज जो है वो बहुत शौक से, चॉकलेट तो फिर सबकी फेवरेट है, और इसमें फिर दांतों को जो है कैविटी भी हो जाती है और दांत बहुत खराब हो जाते हैं बच्चों के, उस हवाले से बताइएगा। सबसे पहले बच्चों का जो है ना मीठा हमने लिमिटाइज करना है, बेवरेजेस उनके तकरीबन बंद करने हैं। बच्चों को मेरा नहीं ख्याल के कोई ज़रूरत है कि हम छोटे सा बच्चा 1 साल का भी नहीं होता और उसे हम पेप्सी पे लगा देते हैं। हाँ, आजकल तो बच्चे तो बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स की तरफ जा रहे हैं, सॉफ्ट ड्रिंक तो वो कहते हैं उनके बगैर गुजारा नहीं है। बिल्कुल, तो लेकिन करने वाले हम ही होते हैं, जो चीज़ लाने वाले। कोल्ड ड्रिंक्स, चॉकलेट्स हो गई और जो हमारा कैंडीज हैं, इनको लिमिटाइज करना है, बंद तो हम नहीं कर सकते, जितना कम से कम हो जाए। और जब बच्चे के मुंह में पहला दांत आ गया है तो हमने उसको टूथब्रश करना शुरू कर देना है। अच्छा जी, बच्चा कुल्ली नहीं कर सकता, बगैर टूथपेस्ट के कर देंगे, जेंटली कर दें, ठीक है। और एक और चीज कि बच्चा मुंह में फीडर लेके ना सोए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि हाँ जी सो रहा है, मुंह में फीडर उसके है और बस तो जाहिर सी बात है वो, जी बिल्कुल नहीं, फीडर निकालेंगे तो बच्चा उठ जाएगा। और जो चूसनी टाइप भी आप स्पेशली बच्चों के, वो भी लाजमी होती है, उसकी वजह से भी बच्चे काफी बड़े भी हो जाते हैं, वो उस आदत को फिर छोड़ नहीं पाते। उससे उनका एक तो बोन भी डिफॉर्म हो जाती है, ऊपर वाले दांत आगे को आ जाते हैं जब बच्चे बड़े होते हैं, और दूसरा फिर दांत भी खराब हो जाते हैं। इन चीजों से बचना चाहिए जितना हद तक मुमकिन हो। और उनको खाना पीना जो है इस तरह की चॉकलेट खाएं, लेकिन कम खाएं, हेल्दी मील दें। बिल्कुल सही। पानी ज्यादा पीना बहुत ज्यादा फायदेमंद है दांतों के लिए भी, क्योंकि वो बफर होता है, मुंह में एसिड प्रोड्यूस हो रहा है हमारे कंटिन्यूअसली, ठीक है, तो पानी की सिप्स जो होंगी वो उसको न्यूट्रलाइज करता रहेगा साथ साथ। सही। तो एसिडिटी कम होगी तो दांतों को डैमेज होना भी कम हो जाएगा। अच्छा, एक तो आपके दांतों के हवाले से समटाइम आपके मसूड़े भी जो हैं वो भी स्वेलिंग उनमें आ जाती है, उनमें से खून आना शुरू हो जाता है, उसकी क्या रीजन है? देखिए बहुत सारी वजूहात हैं दांतों से खून आने का। एक तो कैलकुलस हो गया, जिंजिवाइटिस, उसकी वजह से, कि जिसको हम मास्कुरा कहते हैं आमतौर पे लेमन लैंग्वेज में, कि बहुत हैवी पत्थर जमे हुए दांतों में, इस वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। स्मोकिंग एक कॉज है, चालिया
पान तंबाकू जो लोग यूज़ करते हैं इनसे अवॉइड करना चाहिए। और हार्मोनल चेंजेस होती हैं बाज़ औक़ात ख़वातीन में, एडोलेसेंस में, प्रेगनेंसी में, उसमें भी ब्लीडिंग गम्स हो जाते हैं। वो टेम्परेरी होता है, फिर वो ठीक हो जाता है। डायबिटीज़ में हो जाता है, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। विटामिन सी डेफिशिएंसी में, अच्छा, अगर न्यूट्रिशन अच्छी नहीं है, पेशेंट की डाइट अच्छी नहीं है, मतलब अगर लोग ले रहे हैं अनहेल्दी डाइट ले रहे हैं, जंक पे ज़्यादा फोकस है और हेल्दी पे, फ्रूट्स पे, वेजिटेबल्स पे कम है, तो वो विटामिन डेफिशिएंसी हो जाती है। यानी विटामिन सी की डेफिशिएंसी जब भी होगी तो भी ब्लीडिंग गम्स हो जाएंगे। तो ऐसा जब भी हो उसको असेस करना चाहिए, रीज़न क्या है, उसके मुताबिक उसको ट्रीट करवाना चाहिए। सही। और कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं दांतों के हवाले से? कि जिंजिवाइटिस से अगर हम शुरू करें ना, मसूड़ों से खून आना सा, इससे तो पेरिडोंटाइटिस हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे मसूड़े जो हैं जड़ें छोड़ देते हैं, और उसके साथ साथ हड्डी भी नीचे जाना शुरू हो जाती है मसूड़ों की। दांत कमज़ोर होकर हिलने लग जाते हैं, दांतों में कैविटीज़ हो जाती हैं, और बीमारियों में जाएं तो दांतों में दर्द हो गया, दांत टेढ़े हो गए, दांतों में स्पेसिंग आ गई, बहुत सारे मसाइल इस तरह से हमारे आ जाते हैं। और जैसे जैसे मसूड़े हमारे वीक होते हैं उसी तरह से फिर हेलिटोसिस यानी मुंह में बू का आना वो भी शुरू हो जाता है। अच्छा, ये इसकी क्या रीज़न होती है? कुछ लोगों के इस हवाले से भी बड़े मसाइल होते हैं, उनको क्या करना चाहिए? देखिए, हेलिटोसिस पे जो है ना, सबसे कॉमन जो है ना, हम लोग यही सुनते आए हैं बचपन से, नहीं जी इसका मैदे का मसला है, इसके ना इसलिए जो है ना स्मेल आती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, लेकिन वो बहुत लेस कंट्रीब्यूशन है। उसकी वजह से हमारा जो है ना ओरल इशू ज़्यादा है, दांतों का और मसूड़ों का ख़राब होना ज़्यादा रीज़न है इसकी, हेलिटोसिस की स्मेल आने की। इसमें वही है, हम दांतों का ख्याल रखें, सफाई रखें, तो बहुत कम से कम हो सकती हैं ये चीज़ें। वैसे डॉक्टर साहब एक वैसे बात पूछ रही हूँ, वैसे हर बंदा की वैसे बात पूछता है कि दांतों का इलाज महंगा क्यों है? महंगा तो नहीं है, अगर हम इंटरनेशनल उससे कंपेयर करें, बाकी ममालिक में बहुत महंगा है, हमारे यहाँ अगर हम बात करें तो ओवरऑल जो है वो महंगा है। जी बिल्कुल, अब्रॉड में अगर देखें, हमारे इक्विपमेंट, मटेरियल्स सारी जो है ना काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, इस वजह से थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। अच्छा, ऐसे बहुत सारे और भी डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जिन्होंने अपनी क्लिनिक्स बनाई हुई हैं, क्वैक्स हैं, उनके अपने ही तरीके हैं, या अगर उन्होंने कहीं से सीखा है तो बस उन्होंने अपनी दुकान बना ली और फिर वो एक पैसा कमाने का एक जरिया बना लेते हैं, जिसमें वो बहुत सारे लोगों का नुकसान भी कर देते हैं। उनको पता तो होता नहीं है कि दांतों का ट्रीटमेंट करना कैसे है, कि दांतों की एक्चुअली बीमारी क्या है, या अगर कोई शुगर का पेशेंट भी चला गया तो उनको ये भी नहीं आइडिया होता कि शुगर का पेशेंट है तो इसको किस तरीके से ट्रीट करना है। बस जब जिस चीज का नॉलेज नहीं है फिर हम कुछ भी कर देते हैं। सही है, बस रहम करेंगे, नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल, सब कहते हैं ना, तुक्का है, लग गया, ना लगा एक्सपेरिमेंट कर पर। हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग बैठे हैं, जाहिर सी बात है, वो दांतों का जिसका इलाज एक्सपर्ट नहीं होते ना, एक्सपेंसिव है, तो वो लोग बहुत कम पैसे लेकर और आपको जो है वो आपका ट्रीटमेंट, ये भी एक रीजन है कि वो लोग पैसे बचाने के चक्कर में उस तरफ चले जाते हैं। और उससे और नुकसान हो जाता है। कहते हैं डॉक्टर ने भी वही करना था, या इन्होंने भी वही करना था, फायदा की इधर ही चले जाओ, बाद में पता चलता। सही है। अच्छा, इस टाइम जो बजट के हवाले से बात हो रही है, बजट भी आ रहा है, आप क्या समझते हैं, क्या तवक्कुआत रखते हैं कि बजट में क्या होगा, आप लोगों के लिए क्या आसानियां होंगी? बस हमेशा से हम यही कहते हैं कि बजट में टैक्सेस लगाते वक्त ताजिर तंजीमों को एतमाद में ले लिया जाए और उनकी मुशावरत से अगर पहले सेशन हो जाए तो उसमें आसानी हो जाती है। सर, ये भी कहा जाता है ताजिर हजरात जो हैं वो फिर बचने के बहुत सारे रास्ते निकाल लेते हैं, क्या ये सही? कोई तो बड़े ताजिर है वो तो बच जाते हैं, जो छोटे ताजिर है वो आ जाते हैं। नहीं, हुकूमत कभी किसी चीज में कहाँ रिलीफ दे रही है? आप देखें ना, टैक्स तो हम दे ही रहे हैं, लोग कौन सा शख्स है माशरे का जो किसी हवाले से हम तो बहुत दे रहे हैं, मुझे लगता है हम तो इतने टैक्स दे रहे हैं कि हम खाने पीने के भी टैक्स दे रहे हैं, हम पहनने के भी टैक्स दे रहे हैं। आज हर ताजिर परेशान है, देखें हर आदमी परेशान है, हर वो कंज्यूमर जो वापडा के बिल को उठा के देख ले उस पर फर्दर टैक्स, पता नहीं कौन कौन से टैक्स लगे हो जिनका नाम ना आया तो आखिर में उन्होंने कहा फर्दर टैक्स। तो आज तक हमें ये नहीं समझ आया वो टैक्स कितने हैं, हमें बता दिया जाए। और आज जो
फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के नाम पर वो पिछले 2-2, 3-3 माह से वो डाल देते हैं वेरिएशन के। आज हमें नहीं पता लग रहा होता कि हमें तो खुद नहीं, आज कभी हम जाते थे पेट्रोल पंप पर, कीमत को 1 साल तो हमें कम से कम याद होती थी कि भी आज इतने रुपए पर लीटर पेट्रोल है। आज तो हर पेट्रोल पंप के ऊपर रेट भी अलग लिखा हुआ है। हर 10 दिन के बाद पेट्रोल की कीमतें में वेरिएशन है। उस वेरिएशन की वजह से अब तो किसी को कीमत भी याद नहीं है। तो ये खुद देखें आप कि हम तो ताजिर तंजीमें हमेशा से यही कहती आई हैं कि मेहरबानी करें मुशावरत से पहले। अब तो सर बंदे बंदे को पता है पेट्रोल की कीमत, याद रखते हैं। नहीं अब कहाँ याद नहीं, अब तो देखें अब तो वही किसी दौर में पेट्रोल होता था तो उससे आधी कीमत में डीजल था, फिर उसको एक वक्त आया कि डीजल की कीमत ज्यादा हो गई, पेट्रोल कम है। आज भी ऐसे ही है। तो मतलब कि भी पेट्रोल कभी कम कर दिया और डीजल की कीमत को बहुत बढ़ा गए, तो बस समझ से बाहर है कि हुकूमत मतलब है कि किसी चीज पर ना उनकी गिरफ्त है, ना वो किसी चीज का चेक एंड बैलेंस है। आने वाला बजट पता नहीं क्या क्या क़यामत ढाएगा। बस वो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं अभी बातें। तो हमारी तो गुजारिश यही होती है हुकूमत से कि भी पहले बजट से पहले मुशावरत हो जाए, ताकि उसमें आसानियां पैदा करें, लोगों को रिलीफ दें। नेट जो टैक्स नेटवर्क है उसको मजीद बढ़ाएं, तमाम लोगों को उसमें लाने की कोशिश करें ताकि रेवेन्यू ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा हो सके। बिल्कुल जी, इस पर मजीद भी हम बात करते हैं। नाज़रीन अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रूही एयरटेल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ हम आपसे ये भी जानेंगे कि जो इस टाइम स्पेशली हम दांतों की बात करें तो जिनको ठंडा गर्म बहुत ज़्यादा लगता है, उसकी पीछे वैसे क्या रीज़न होती हैं? ठंडा गर्म रखने की बहुत सारी रीजंस हैं। मोस्ट कॉमन ये कि कोई ना कोई दांतों में कैविटी हो सकती है, दांतों में कीड़ा लगा, दांत में सुराख हो गया, क्रैक टूथ है, कोई चीज़ सख्त तोड़ ली। आप जैसे गर्मियाँ आ रही हैं, लोग बर्फ़ तोड़ लेते हैं दांतों से, एक तो हार्ड सब्सटेंस है। कुछ लोग बर्फ खाते हैं बड़े शौक जी बिल्कुल। और फिर कोई ना कोई टूथ का पार्ट ब्रेक हो जाता है उनका, फिर इसके साथ आ रहे होते हैं। अब जैसे खुबानी आ जाएगी, उसका बादाम साथ तोड़ेंगे। मल्टीपल चीजें हैं, हड्डी चबाना। कुछ लोग तो बल्कि ऐसा भी करते हैं कि वो ओपनर से बोतल नहीं खोलते, दांतों से खोल लेते हैं। वो कहते हैं दांतों में ताकत ज्यादा होती है। जी। तो इसलिए जो है ना, कोई भी रीजन सेंसिटिविटी की हो जाती है। फिर जब कुछ लोग हार्ड ब्रशिंग करते हैं बहुत ज्यादा, स्पेशली स्मोकर्स करते हैं, जी स्टेन हमारे ना होके, ऊपर इनेमल होता है वो चैप हो जाता है, ठीक है, वीक हो जाता है ब्रेड होके, तो उससे भी सेंसिटिविटी हो जाती है हाथों पे। ठीक है। गम्स वीक हो जाते हैं, मसूड़े विद एज और डायबिटीज में गोश्त पीछे हट गया, रूट्स जो है एक्सपोज हो गई हमारी दांतों की, जड़ें जब बाहर आ गई तो उनमें भी ठंडा गर्म लगता है। सही। तो उनको फ्लोराइड एप्लीकेशन की जाती है। अगर कैविटी है तो उनकी फिलिंग कर दी जाती है। अगर कोई पुरानी फिलिंग हुई भी और वो लूज हुई भी है, ठीक है, तो उसको रिप्लेस कर दिया जाता है। सही। और किसी को अगर सेंसिटिविटी के साथ पेन भी है सवेयर, तो मे भी वो रूट कैनाल ट्रीटमेंट यानी दांत को डेड करने की तरफ भी जाना पड़ सकता है। सही। अच्छा, और जो दांतों को डेड किया जाता है उसका क्या प्रोसीजर होता है? उसमें बेसिकली होता है कि टूथ एक वाइटल स्ट्रक्चर है, एक लिविंग ऑर्गन है, ठीक है। ऊपर इनेमल है, बीच में फिर डेंटिन है, अंदर पल्प है। जैसे हड्डी के अंदर गूदा होता है ना, उस तरह से एक मतलब है कि नर्व्स और वेसल्स का बंडल होता है। उसको रिमूव करते हैं, ठीक है, उसको सुन करके ओपन करके इंस्ट्रूमेंट से उसको रिमूव करते हैं और उसकी फिलिंग रूट के अंदर भी कर देते हैं और टूथ के क्राउन पे भी कर देते हैं। ठीक है। यानी उसका टूथ वहीं का वहीं रहेगा, लेकिन उसका जो एक लिविंग नहीं रहेगा, नॉन लिविंग हो जाएगा। ठीक है, वो मतलब डेड हो जाता है। तो उसकी ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई खत्म हो गई। सही। खुद वहीं का वहीं फंक्शन करता रहेगा। ठीक हो गया। इसलिए खाना तो किस हद तक कामयाब है? उसके प्रोग्नोसिस मैं तो कहूँगा कि मोर देन 90% है हमारे। अच्छा। वैसे हमारी बुक कहती है कि 65-70% है। सही है। अच्छा, जिस तरह भी बहुत सारे, जिस तरह हमारे यहाँ तो पाकिस्तान में देखता है स्मोकर्स बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, फिर उनके दांत जो हैं वो बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग कर रहे होते हैं। उनके दांतों के हवाले से बड़े मसाइल रह जाते हैं। एक तो दांत का पेन बहुत ज़्यादा रहता है, फिर उसके बाद जो है दांत ख़राब भी हो जाते हैं, बुरे भी नज़र आते हैं। उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे, उनके हवाले से क्या कहेंगे? मैं तो सबसे
सिर्फ सजेस्ट नहीं करता, मैं तो उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि छोड़ दें सिगरेट। अब जो ना छोड़े वो कि क्या सिर्फ करें? आपने नहीं खत्म करनी इसको पी पी के, किसी और के लिए छोड़ दें कम से कम। यही है कि जितना मिनिमाइज हो सके उसको कम करें, और सिगरेट को कि हमारे बुजुर्ग क्योंकि आदत से मजबूर होते हैं जी। और वो खत्म हो जाती है तो सेहत खूब छुड़वा देती है, सेहत बिल्कुल खत्म हो मैं तो जाती खुद अब्बा जी का यही हाल है, हम तो उनसे कह कह के ना हाथ भी जोड़ लिए, मेहनत भी कर ली कि बस छोड़ देने की। और जाहिर सी बात है, फिर वो आर्मी से रिटायर्ड है, आपको पता है, तो वो फिर उनका एक इतने अरसे से चलता आ रहा है, तो वो इस आदत को छोड़ नहीं पा रहे। बुजुर्ग यही कहते हैं कि इतने अरसे से पी रहा हूँ, अभी तक कुछ नहीं हुआ ना। हाँ। कुछ नहीं होता। वो अभी यही कहते हैं जी। कि मैं बिल्कुल फिट हूँ, मुझे कुछ नहीं है। हाँ जी। तो मैं ये तो मुझे इस तरह की बना के इसमें बस ये है कि थोड़ा सा ज्यादा हमें केयर करनी पड़ती है। अगर स्मोकर्स हैं तो ज्यादा सफाई का ख्याल रखें। हाँ बिल्कुल। यही चीजें हैं, पानी पिए। एक कॉलर भी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी, नौरीन है हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगी? मैडम मैं ये कहना चाह रही हूँ कि बच्चे के ना दांत बहुत ज्यादा पीले हैं, तो बच्चे अगर ना ब्रश भी करता है ना तो उसके बाद भी उसके पीले ही रहते हैं दांत ना। कोई बताएं कोई किस तरह ये सही होगा बच्चे का? अच्छा डॉक्टर साहब, आप कुछ पूछना चाहेंगे या कॉलर से? अच्छा, एज कितनी है बच्चे की? मेरे बेटे की 13 साल है उम्र। 13 साल, ठीक है। जी। बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं दांतों का पीला होना। मोस्ट कॉमन तो ये है कि सही से ब्रशिंग नहीं कर रहा बच्चा, ये भी रीज़न होती है। कभी कर लिया कभी नहीं किया, अगर किया भी तो प्रॉपरली नहीं किया। जैसे हमने टेबल को अगर साफ करना है ना, अगर हम तफसील से करें, एक एक कॉर्नर साफ, ये भी तरीका है। अगर 2 कपड़े ऐसे मारे, ये भी तरीका है। अगर हम ब्रशिंग ऐसे वाला करते हैं जल्दी जल्दी वाला, तो ठीक नहीं होगा, साफ नहीं होगा। दूसरा दूसरा अनोमली भी हो सकता है कि बच्चा छोटा हो, उसने कोई मेडिकेशन ऐसी ली हो, ठीक है, तो उसकी वजह से जब दांत बना तो वो खराब आया। या फिर उनकी फैमिली में किसी के दांत ऐसे हों, जेनेटिकली भी हो सकता है। वो भी होते हैं। अच्छा, बहुत सारे ऐसे मैंने लोगों को देखा है जिनके पेरेंट्स, अच्छा बाकी पेरेंट्स क्या, बाकी फैमिलीज में भी ऐसे लोग होते हैं, उनके आगे बच्चों में भी वो सेम उनके दांतों की। स्पेशली हमारे कुछ इलाकों का पानी ऐसा जहाँ पे ना फ्लोराइड बहुत ज्यादा है, फ्लोरोसिस उनके दांतों में होता है। झंग हो गया, मियाँ वाली हो गया, ये जो बेल्ट है ना इस साइड की, इसमें फ्लोरोसिस वाले होते हैं, तो उसमें पूरी पूरी फैमिलीज के दांत ऐसे चल रहे होते हैं। तो फिर उनको क्या करना चाहिए? उनको वनेयरिंग, जब बड़े हो जाएं, अडल्ट हो जाएं, एस्थेटिक्स के लिए उस पर यही कि वनेयर लगा देते हैं आर्टिफिशियल ऊपर सामने, एस्थेटिक्स के लिए, ताकि वो बुरे ना लगें। ठीक है। और ये जो वाइटनिंग वाला आया हुआ है, ये भी कोई वाइटनिंग वाला तो अगर तो हेल्दी स्ट्रक्चर है ना ऊपर से, ठीक है, टूथ का, फिर तो वो हो जाता है, ठीक है। लेकिन वाइटनिंग जो भी है ट्रीटमेंट, वो एक टेम्परेरी ट्रीटमेंट है, परमानेंट नहीं है। उसी तरह जैसे हमारा हेयर कलर है, स्किन कलर है, ठीक है, उसी तरह वाइटनिंग भी तो वो 6 महीने में, 1 साल में, 1.5 साल में रिवर्स होके वहीं आ जाएगा वापस। ठीक हो गया। तो इसमें भी जो है वो आप ये नहीं कह सकते कि मुकम्मल तौर पे वो जी, वो उसमें यही है कि भाई उसको क्राउन या वनेयरिंग कर देते हैं जब वो बच्चा 18 से 22 साल का हो जाता है, फिर उसके बाद ठीक रह जाता है। ठीक है। अच्छा, आपकी स्पेशली अगर आप दांत के एंड में जाएं तो आपके दांत में खोल सा बनना स्टार्ट हो जाता है कैविटी की वजह से, और वो दांत भुरना आपके स्टार्ट हो जाते हैं। वो क्या रीजंस हैं? वो कैविटी की वजह से भुर जाते हैं या आपकी कोई ऐसी बीमारी होती है जिसकी वजह से भुरना दांत? बीमारी में मोस्ट कॉमनली शुगर में, डायबिटीज में ऐसा हो जाता है कि इम्यूनिटी कम हो जाती है। सही। और इम्यूनिटी कम होती है तो मुंह में स्लाइवा का बनना, लुआब का बनना भी कम हो जाता है। ड्राई माउथ की वजह से भी हो जाता है। आमतौर पे वही होता है, फूड पार्टिकल्स हमारे कहीं पे स्टिक रह गए और हमने ब्रश से उसको साफ नहीं किया, एक स्पेसिफिक टाइम के बाद वो बैक्टीरिया हमारे कार्बोहाइड्रेट्स को, जो भी स्टार्च है, उसको खाता है और एसिड प्रोड्यूस करता रहता है। एसिड हम कहीं भी डालते हैं उसको फिर गलाना शुरू कर देता है, दांत को वो गलाता रहता है, वो आहिस्ता आहिस्ता होते होते होल बन जाता है। ये होल जो है वो 1 या 2 दिन में नहीं बनता, मतलब वीक्स लग जाते हैं इसमें होते हुए, टाइम लगता है। जी बिल्कुल। लेकिन अगर हम प्रॉपर ब्रश कर लें तो फिर वो बचत हो जाती है उसकी। ठीक हो गया। अच्छा सर, इसके साथ साथ आपसे जानेंगे, हम आप बात कर रहे थे बजट के हवाले से, आप क्या समझते हैं क्या ऐसी ज़रूरी हैं जो हुकूमत इस तरफ तवज्जो दे? बजट के हवाले से? जी, बजट भी, और आपकी जिस तरह जाहिर सी बात है आपका ट्रेडिंग का है काम, तो उस हवाले से भी, हमारी मईशत के हवाले से भी। मईशत के हवाले से वो देखना, पिछली हुकूमत ने कुछ थोड़ा सा कहा था कि भी हम उसको
कंस्ट्रक्शन डिवीज़न को भी कोई टैक्स से फ्री करते हैं, कोई ऐसी चीज़ें उस अगर कंस्ट्रक्शन के शोबे में देखे जाएं बहुत सारी ऐसे मटेरियल्स आ जाते हैं जिसकी मार्केट में हर चीज़ की एक तामीर बिल्डिंग के अंदर देख लें कि भी उसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती, उसमें हर चीज़ मतलब है कि फिर इसी तरीके से इकॉनमी रन करती है और हर चीज़ का उसमें फ्लो है। तो हम भी यही चाहेंगे हुकूमत से कि मेहरबानी करें इसमें ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स के मतलब है कि मिकदार को कम किया जाए, रेशो को कम रखकर और नेटवर्क को बढ़ाकर हमारे मुल्क का रेवेन्यू भी ज़्यादा जनरेट होगा और इंशाल्लाह मुल्क के अंदर इस्तेकाम भी आएगा। और एक चीज़ को बेजा टैक्स लगाकर अब एक रियल स्टेट का जो शोबा था उसमें जो रजिस्ट्री की फीसिस थी वो काफ़ी बढ़ा दी गई, उससे लोग फिर चोर रास्ते की तरफ जाते हैं। टैक्स जहां ज्यादा हो जाता है फिर आदमी वो चोर रास्ते तलाश करना शुरू कर देते हैं। हमारे यहाँ टैक्सेस की रेशो को कम करें ताकि हमारे मुल्क में रेवेन्यू इकट्ठा हो सके, नेटवर्क को बढ़ाया जाए और जिन शोबों में देखें कि टैक्स लगने की अभी गुंजाइश है वहाँ टैक्स लगाया जाए। अच्छा, आप छोटे ताजरों के क्या मसाइल देखते हैं? छोटे ताजिर का तो अभी देखे ना कि भाई अभी हुकूमत बाज़ औक़ात वो कहती है कि सेल्स टैक्स हमें जीएसटी छोटा ताजिर दे 17%। हम कहते हैं कि 17% जीएसटी ले जहां से चीज प्रोडक्शन हो रही है, जो प्रोडक्ट जिस इंडस्ट्री से निकल रही है वो वहां से ले लें। अभी पिछले दिनों भी हमारा एक एहतजाज था इस बात के ऊपर, फिर काफ़ी एहतजाज के बाद ये बात कुछ अरसे के लिए पोस्टपोन हो गई है मेरे ख्याल। अभी देखें क्या फिर फर्दर सूरत बनती है। जहां इंडस्ट्री है वहां पर टैक्स की बहुत लीकेज है। आप अभी देखें चीनी के ऊपर एक 17% जीएसटी लगा है। हुकूमत को चाहिए कि वो जीएसटी वहां से अगर पूरा कलेक्ट हो जाए तो इंशाल्लाह हमारे रेवेन्यू में कोई कमी नहीं है। इसी तरह जितना भी शोबा है और वो मिल गेट के ऊपर मिलकर ये लोग अगर उसमें लीकेजेस ना हो, इंडस्ट्री को जो 17% जीएसटी देना पड़ रहा है वो पूरा गवर्नमेंट को अदायगी हो जाए तो इंशाल्लाह हमारे मुल्क में टैक्स इतना कलेक्ट हो जाएगा फिर हमें कमी नहीं होगी। दूसरा स्मगलिंग, ये मुल्क की मैशियत को दीमक की तरह चाट रही है। बिल्कुल, स्मगलिंग किसने रोकनी है मुझे बताएं। आप और मैं जाती तौर पर कोई चीज हम बाहर से नहीं लेकर आ सकते। आज अखबारात भरे हुए हैं, ईरानी डीजल हमारे इधर डीजी खान क्रॉस करके तमाम ईरानी डीजल आ रहा है। अब ये पाकिस्तान का जो डीजल है वो इस्तेमाल नहीं हो रहा, वो उस डीजल की क्वालिटी कोई पुअर है, उसकी वजह से गाड़ियों के इंजन और गाड़ियां तबाह हो रही हैं। सही। तो वो जो हमारा बॉर्डर क्रॉस करके जितनी भी चीजें स्मगलिंग के जरिए आ रही हैं मुल्क में, जो उनको रोका जाए और उस पर कार्रवाई की जाए, उनके ऊपर कार्रवाई इसमें मजीद भी बात करते हैं। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एटन में आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा जी, बात हो रही थी हमारी कि जो स्मगलिंग हो रही है उसको किस तरह रोका जा सकता है और चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है। अच्छा, इसके साथ साथ जैसे हम आपकी लोहे और सीमेंट की कीमतों में भी इजाफा हुआ है, फिर हम बात करें जिस तरह आज के दौर में घर बनाना भी जो है एक बंदे के लिए बड़ा मुश्किल हो गया। कंस्ट्रक्शन के हवाले से देखें, काम तो हो रहा है लेकिन जाहिर सी बात है कीमतें बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ चुकी हुई हैं, आसमान को छू रही हैं। मेरा हुकूमत से मुतालबा होगा, सीमेंट पे इतना कीमत 1100 रुपए का पर बैग है, पत्थर को ग्राइंडिंग किया जाता है, उसमें इंग्रेडिएंट्स और कोई इतना कॉस्टली नहीं है। खुदारा ये चेक एंड बैलेंस किसने करना है? हुकूमत ने करना है। इसमें वो किरदार अदा करें, वो देखें 1100 रुपए का पर बैग सीमेंट का यानी कि 500-550 रुपए से इंक्रीज करके डबल कीमत में कर दिया गया है। इसी तरह स्टील की कीमतें हैं, आप उनको चेक एंड बैलेंस हुकूमत ने करना है, वो हुकूमत अपना किरदार अदा करे। आम आदमी की तो ख्वाब बनाने का उनको घर का ख्वाब भी नहीं आता, ऐसे ही है। तो जितना एक्सपेंसिव हो गया घर बनाना, और उसके अलावा दूसरा रॉ मटेरियल जो भी उसमें मतलब है कि एल्युमिनियम हो गया, बाहर से ज्यादातर आता है हमारा, ये दूसरी जो भी उसमें मतलब है कि मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है वो बहुत महंगा हो गया। अब एक आप वाकई, अब आप पहले कहते थे कि अब आपका घर आप बना सकते थे, लेकिन अब तो हम बस सोचते रहते हैं कि अच्छा
उसके लिए कितना खर्चा है। उसके लिए हुकूमत को मैं तो ये कहूंगा कि भी वो कोशिश करें, उनको एनर्जी क्राइसिस की वजह से वो उनको चाहिए कि उन्हें कहें तमाम अपने अपने इंडस्ट्रियलिस्ट सोलर प्लांट्स लगाएं, उनको सोलर अच्छा, मैं आपको बड़ी मजे की बात बताऊं। मैं बहुत टाइम आज से कुछ आप यूँ समझ लें 10-12 साल पहले मेरे मामू ने एक सोलर प्लेट अपने घर में लगा ली, तो उसने मुझे सोलर सिस्टम का इतना वो था भी नहीं, अवेयरनेस भी नहीं थी लोगों को, तो मामू ने बड़ी मेहनत की, क्या लगा लो है घर में। अभी मुझे एहसास होता है कि काश मैं वो स्टेप ले लेती और मैं सोलर सिस्टम के साथ अपने, अभी सोलर सिस्टम भी आपकी पहुंच से बहुत दूर हो चुका हुआ है। जी बिल्कुल ऐसे है कि देखें, अब सोलर प्लेटें हम बाहर चाइना से या कहीं से भी मंगवा रहे हैं, खुदारा उसके ऊपर हमारे इंजीनियर्स पाकिस्तान ने, अल्लाह ताला ने बहुत ज़हीन लोगों से नवाजा है। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने तमाम मौसमों से नवाजा है। पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने वसाइल की कोई कमी नहीं रखी, और ये लोग अगर मुखलिस होकर हमारी हुकूमतें इस बारे में सोचें और हमारी इस चीज़ से फ़ायदा उठाएं, हम यहीं पर अपनी ये चीज़ें प्रोड्यूस करना शुरू कर दें, सोलर प्लेट्स वगैरह लोगों को तरजीह उनको दें, ये अवेयरनेस दें कि भी आप इस पर आ जाएं, तो ये बिजली का जो इतना महंगा इंपोर्ट बिल हमारे जो पावर हाउसेस ज़्यादा चल रहे हैं वो सारा फ्यूल पर चल रहा है। फ्यूल का जो इंपोर्ट बिल बनता है उससे भी हमें बचत हो जाएगी, और हाइब्रिड गाड़ियों को भी पाकिस्तान में आने दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उस तरफ लेके जाएं, मोटरसाइकिल होगी। ये पेट्रोल का जो इस्तेमाल है इसको कम से कम किया जाए ताकि हमारा इंपोर्ट बिल कम हो और हमारा एक्सपोर्ट जो है वो हमारी एक्सपोर्ट पर भी तवज्जो दें कि हम यहाँ से बाहर क्या बेच सकते हैं। अभी पाकिस्तानी कौम को आटा तकसीम कर कर एक भिखारी बनाकर अब उन्हें चाहिए कि खुदारा इनसे हम काम लें। खवातीन जो हमारी दियात की खवातीन हैं, इनको किसी दस्तकारी सेटअप बनाकर दें, कुछ छोटी छोटी इंडस्ट्रियाँ दें, पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज के तहत इनको पैसा न दें इनके हाथों में, इनको इंडस्ट्री स्टैंड करके दें, इंडस्ट्री में खवातीन काम करें और ऐसा काम करें जो हमारी चीजें बाहर एक्सपोर्ट हो सके। बिल्कुल ऐसे ही मुल्क में खुशहाली और तरक्की भी तभी आ सकती है जब हमारी मईशत हमारे जो है वो स्ट्रांग होगी और हमारे एक्सपोर्ट को बेहतर किया जा सकेगा। अच्छा जी, सर जिस तरह हम एक तो ये जान रहे हैं ना कि आपके किस तरह ठंडा गर्म होता है, जो दांतों के एक और भी होता है कि आपकी दांतों में जो पिलाहट आ जाती है, बहुत एक और भी होता है, मुझे उसमें थोड़ा उसमें मुझे कहने में मुश्किल हो रही है। हाँ, उसके लिए क्या करना चाहिए? स्केलिंग पॉलिशिंग होती है। पॉलिशिंग हो गई, हाँ बिल्कुल। प्रोसीजर होता है, एब्रेसिव मटेरियल होता है, उससे पॉलिशिंग करते हैं जिससे स्टेन्स खत्म हो जाते हैं, और अगर कैलकुलस जम जाता है जो स्टोन लाइक स्ट्रक्चर होता है उसके लिए फिर स्केलिंग करनी पड़ती है। स्केलिंग के लिहाज से बहुत सारी चीजें ऐसी सुनी जाती हैं कि आपके जो दांत है उसका कैल्शियम खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से आपका दांत जो है वो ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। ऐसा है? ऐसा है, मिथ है ये कि अगर स्केलिंग करवाएंगे तो दांत सेंसिटिव हो जाएंगे, या कुछ लोग कहते हैं दांत हिल तो नहीं जाएंगे हमारे दांत, या हमारे जी नेबर में किसी ने कराया था तो उसके दांत हिल गए जब से दांतों में खला आ गया। ऐसा नहीं होता। कैलकुलस डिपॉजिट हो के इतना हो जाता है कि हमारे गम्स जो हैं मसूड़े दांतों के लेवल से नीचे चले जाते हैं, गम लेवल से। तो जिस जगह पे हमारी बोन या मसूड़ों को गम्स को होना चाहिए वो उस जगह कैलकुलस आ जाता है। जब उसको रिमूव किया जाता है तो वो टेम्परेरी स्पेस आ जाती है। सबसे पहले तो वो रुक जाता है जाना, फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रो होके वापस आ जाता है। अच्छा, जो इम्प्लांट किया जाता है उसका क्या प्रोसीजर होता है? क्योंकि जाहिर सी बात है बुजुर्गों के लिए तो सबसे पहले तो ये चीज़ आ जाती है ना, वो बड़े परेशान होते हैं खाना खाने में। इम्प्लांट के लिए सबसे पहले जो है ना, पेशेंट को कोई भी है, चाहे वो डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है या कार्डियक इशू है, उसको मतलब कंट्रोल्ड डिजीज जो भी हो, कंट्रोल्ड हो, ठीक है। अगर अनकंट्रोल्ड सिस्टेमिक डिजीज है फिर तो उसके लिए वो अनफिट है, ठीक है। और दूसरा अवेलेबिलिटी ऑफ बोन, कि हड्डी जबड़े की कुछ तो बाकी हो जिसके अंदर इम्प्लांट आ जाए। बाज़ औक़ात होता है कि 30-40 साल हो गए, दांत सारे निकले हुए और हड्डी ही खत्म हो गई है जबड़े की, तो वो डिफिकल्ट हो जाता है उसके लिए, फिर वो लंबा प्रोसीजर है। तो हमारे यहाँ आता है ना कि दांत में पेन हो रहा है, तो जाओ जाके दांत निकलवा दो। जी बिल्कुल, वो एक आसान हल है कि ना दांत होगा ना दर्द होगा। बिल्कुल, फिर वो निकलते निकलते मुंह खाली हो जाता है। रीजन ये है निकलवाने की भी कि हम कहते हैं हाँ चीज एक ही निकला है ना, बाकी हैं, फिर वो है अच्छा दूसरी साइड से खा लेंगे। होते यानी 20 दांत जो हैं वो दूध के होते हैं, वो गए। उसके बाद 32 दांत
जो है परमानेंट आए, वो भी चले गए। हाँ। फिर हम ख्याल आता है ओहो ये क्या कर दिया, फिर उस पर हम सोचते हैं कि हाँ जी ओहो पहला ही ना निकलवाते। हाँ, ये उसको सही बात बचा है। लेते। वो हमारी एक आंटी थी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो कहती थी खाना जो है ना आपको जवानी गई है, दांत आपके होते हैं ना जब तक सेहतमंद, आप लोग हर चीज खा पी लेते हो, तो बुढ़ापे में आप कुछ नहीं खा सकते। तो जो खाना है ना जी भर के खा लो, क्योंकि आपके तब तक दांत हैं। जब आज जैसे ही आपके दांत गिरना स्टार्ट हो गए या आपके दांतों के मसाइल शुरू हो गए, तो आप बिल्कुल भी नहीं खा सकते। वाकई हकीकत अल्लाह की बड़ी नेमत है वैसे दांत ना, आप हर चीज जो है दांतों को। तो अच्छा, इसके बाद ये होता है कि आप अगर आपके दांत नहीं है तो खाना आप सही तरीके से चबा नहीं सकते, और उसकी वजह से आपके स्टमक इश्यूज जो है वो भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। जब स्टमक को दांतों का भी काम करना पड़ रहा है और अपना भी काम करना पड़ रहा है, जब लोड ज्यादा पड़ेगा तो वैसी बात है इश्यूज आएंगे। इस वजह से चाहे वो रिमूवेबल पार्शियल डेंचर है या कंप्लीट डेंचर है वो लगवाएं, ब्रिज लगवाएं, इम्प्लांट लगवाएं, कुछ भी हो। इम्प्लांट थोड़ा सा कॉस्टली प्रोसीजर है और टाइम टेकिंग है, मतलब 3 से 4 माह लग जाते हैं यूजुअली जब शुरू होता है उसका प्रोसीजर और उसके ऊपर दांत लगने तक, क्योंकि बोन के साथ ऑस्टियो इंटीग्रेशन होती है। हाँ। उसके बाद फिर उस पर लोड डाला जाता है। अभी जो लेटेस्ट आया हुआ है दांतों के हवाले से कि आप दांतों को जो है वो आप एक परफेक्ट स्माइल लेकर आए दांतों के, वो क्या है? बस वो ऐसे दिखाने के लिए। अच्छा, डॉक्टर खुद ही कह रहे हैं तो भाई समझ जाओ। वो बस अच्छा। आपने लगा लिया, हाँ। प्रोग्राम किया, उसके बाद उतार रहे हैं। अच्छा, वो तो फिर बड़ा मैं कहती हूँ मुश्किल काम है। लेकिन प्रोग्राम करते करते उतर भी सकता है। नहीं, ये रिस्क नहीं लिया जा सकता। अच्छा, ये अच्छे डॉक्टर हैं जो साथ साथ बता भी रहे हो ये चीज, मतलब मोस्टली डॉक्टर्स नहीं बताते कि आपके साथ साथ ये चीजें हों, तो ये एक अच्छी बात है कि जो चीजें हैं वो पेशेंट को पता हो, ताकि उसके बाद ही वो चीजें इलाज करवाए। हाँ, ये एक अच्छी बात होती है। अच्छा, इसके साथ ही हम लोग बहुत सारे लोग मिसवाक का इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी ठीक है दांतों के लिए? हाँ, मिसवाक बहुत अच्छा है, जरूर करना चाहिए, लेकिन कम से कम एक टाइम रात को टूथब्रश भी करना चाहिए। मिसवाक से जो हमारी स्टिकी फूड है ना वो नहीं उतरती। जो आम रूटीन की चीजें हैं वो तो हो जाएगा, लेकिन जो भी चीजें हैं जो स्टिक कर जाती हैं, इवन हमारे बिस्किट्स हैं, रस्क है, ये जो है ऐसा चिपकता है हमारे दांतों पे कि ब्रश के बगैर, टूथब्रश के बगैर नहीं उतरता। और ऐसी सर्फेसेस कुछ हैं जहाँ पे मिसवाक नहीं पहुँचती, वहाँ टूथब्रश पहुँच जाता है। सही, मिसवाक जरूर करनी चाहिए, सुन्नत नबवी है। हाँ। और उसका बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। जो उसका एक्सट्रैक्ट अंदर से निकलता है वो भी एक माउथ वॉश का काम देता है, बहुत फायदेमंद है। लेकिन उसके साथ एक टाइम ये नहीं कि हम बिल्कुल ही छोड़ के स्विच कर दें, जी नहीं जी हम तो मिसवाक ही करेंगे, वो सुन्नत है, टूथब्रश नहीं करेंगे। हाँ। तो मैं तो अपने पेशेंट्स को कहता हूँ फिर आप घोड़े पे आया करें, वो भी सुन्नत है, या ऊँट पे आए, आप यहाँ गाड़ी पे ना आया करें। सही है, नहीं अब सारी चीजों को साथ साथ लेके चलना चाहिए। बिल्कुल सही है। अच्छा, इसके साथ साथ जो जिनका ट्रीटमेंट चल रहा होता है, ऑलरेडी ब्रेसेस लगे होते हैं, उसके बाद अलायरन अगर उनको लगा दिए जाते हैं, क्या बोल, रिटेनर, अच्छा रिटेनर्स, ठीक है, तो उसके लिए क्या चीज जो है वो कितनी मुद्दत के लिए वो लगाया जाता है, और उससे सारा उसके जरा तफसील से बताएं। अगर तो उनका जो है ना इशू ज्यादा होता है, जब हमारे पास पेशेंट आए कि बहुत ज्यादा मालक्लूयन थी, बहुत ज्यादा टेढ़े दांत थे, या बहुत ज्यादा स्पेसिंग थी, खला बहुत ज्यादा थी दांतों में, तो फिर तो हम परमानेंट रिटेनर लगा देते हैं अंदर की तरफ से, दांतों के अंदर वाली साइड से वायर को सोल्ड कर देते हैं। अच्छा, वो परमानेंट लग जाते हैं फॉर मैनी ईयर्स। जी बिल्कुल खा सकते हैं। अच्छा, फॉर मैनी ईयर्स लगा देते हैं ताकि वो रिलैप्स के चांसेस, वापस आने के चांसेस कम हो। नहीं तो रिमूवेबल रिटेनर्स होते हैं, आमतौर पर 1 साल के लिए दिए जाते हैं, 6 महीने के लिए वो दिन रात लगाने होते हैं, सिर्फ खाते हुए उतारने होते हैं, और फिर नेक्स्ट 6 मंथ जो हैं सिर्फ रात को सोते वक्त लगाने होते हैं। सही, तो मतलब ये सारा उसका प्रोसीजर है, ठीक हो गया। तो सर बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो का हिस्सा बने। मैंने बहुत सारी मालूमात आपसे ली और नाज़रीन तक पहुंचाने की कोशिश की है हमने। कोई मैसेज देना चाहे हमारे व्यूअर्स को? बस खुश रहें, अच्छा खाएं और दांतों का ख्याल रखें। सही है, बहुत शुक्रिया। सर आप कोई मैसेज देना चाहें? बस मैं अपनी हुकूमतों से गुजारिश करूंगा कि मुल्क के बारे में तमाम सियासी पार्टियां बैठकर सोचें और अच्छा सोचें, इस मुल्क की खातिर सोचें, अपनी अना की तस्कीन के लिए हमारे मुल्क के दाव पे मत लगाएं। अल्लाह ताला ने हमें
इस मुल्क में हर चीज़ से नवाजा है। अल्लाह ताला ने इस मुल्क में सारे मौसम हमें इनायत किए हैं, सारे फ्रूट्स इनायत किए हैं, इसमें ऑयल दिया है, इसमें गैस दिया है, इसमें रेगिस्तान है जी हमारा पाकिस्तान, पहाड़ दिए हैं, इसमें ग्रीनरी दी है। अब हमारे नादरन एरियाज देखने, दुनिया की खूबसूरत सीनरियां वहां पर मौजूद हैं, पहाड़ दिए हैं, ग्लेशियर दिए हैं, अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया है। अल्लाह ताला हम सबको भी इस एज ए कौम इसकी खिदमत करने की हिम्मत, तौफीक और जज्बा दे। बहुत शुक्रिया आप दोनों गेस्ट का। और इसके साथ ही नाज़रीन आज का शो यहीं पर ख़त्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।